आजकल कम बनती हैं, पर जो बनती हैं उनको हमको अच्छे से पकड़ के लोगों को दिखा देना चाहिए। उनमें से कुछ एक दो फिल्म में दिखाऊंगा, और अगर समय मिलता है तो लास्ट में मेरी एक फिल्म भेड़ चाल है जो आजकल काफ़ी सारी फिल्म फेस्टिवल में चल रही है, उसका एक या दो क्लिप दिखा पाएंगे। 1 घंटे की फिल्म है ना। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे ये चीज़ मैं कई बार परिचय शिविर में भी यूज़ करता हूँ, आप में से कोई यूज़ करना चाहे बहुत अच्छा रहता है ये, है ना। तो कई बार मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम लोग जिंदगी में या समाज आगे गया कि पीछे आए, है ना, ये एक चीज़ है। और ये देखिए दोनों चीज़ है ना। पहले वाले में क्या हो रहा है, बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, और दूसरे वाले में बच्चा कंप्यूटर में खेल रहा है ना। ये आजकल हो रहा है ना, है ना। इसके वजह से आजकल ये हो रहा है। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे, बच्चा बाहर खेलता था, मम्मी खींच के अंदर ले जाती है, और अब मम्मी खींच के बाहर जा ले जाती है, बोलती है बच्चे बाहर जाके खेल, है ना। अभी एक सवाल आता है कि हम आगे गए कि पीछे आए, है ना, क्या उत्तर निकलता है इससे। तो जो मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ, कई बार जो समीक्षा वाला पार्ट रहता है ये इससे बहुत अच्छे से निकल आता है। तो कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि हम आगे गए या पीछे आए, है ना। उसको देखिए क्या लगता है, आगे गए कि पीछे आए। हाँ? बच्चे के आसपास घर में सब कुछ है, इसको देख के माता पिता को लगता है कि हम आगे आए, तो बच्चे को जो हो रहा है उसको देख के लगता है कि हम पीछे गए। ये आज की स्थिति है। पहले बच्चों के हाथ से क्रिकेट और बैट और बॉल छीनना होता था, और आज के बच्चे के हाथ से मोबाइल फोन छीन लें या गेमिंग छीन लें, ये बड़ी चीज है। हम ये जैसे ये हुआ, पहले बच्चा मिट्टी में खेलता था, अभी वीडियो गेम खेल रहा है। तो समाज रूप में, परिवार रूप में हम आगे गए कि हम लोग पीछे आए। हम लोग विकसित हुए कि हम लोग पीछे आए। वही तो नीचे वाले को आगे बोलते हैं, पर जो पर आगे वो इस बात को बोलते हैं कि बच्चे के सामने वो गेम है, वो कंप्यूटर है और वो सब है, पर जो बच्चे की हालत है उसको देख के लोग बोलते हैं कि हम लोग पीछे है। इससे ये द्वंद पैदा होता है कि स्पष्ट नहीं है कि हम आगे गए कि पीछे आए। जो पाना था वो पा लिए, पर जो फल था वो नहीं चाहिए था। तो ये एक थोड़ा मूल्यांकन के लिए लोगों को रहता है। हम लोग समीक्षा बोल के भी कर सकते हैं, इससे भी होता है। ये मुझे बहुत अच्छा चित्र लगता है। 10वीं कक्षा तक सिंगल पटरी लाइन जैसी लाइफ लगती है। आप सबको दिख रहा है वहां पर सिंगल पटरी लाइन जैसे लगती है। 10वीं से 12वीं से 3-4 चीजें आ जाती हैं, साइंस, कॉमर्स, ये वो, और 12वीं के बाद आजकल सबकी हालत खराब है, नहीं तो है ना। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। और आजकल इसलिए भी क्योंकि कंटेंट या ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए। ये इसलिए भी रखता हूँ कि इस बात से हम युवाओं के साथ थोड़ी संवेदनशीलता रखते हैं कि आप में जो कंफ्यूजन है वो हमने आपको विरासत में दिया है। ऐसा नहीं कि आपका कंफ्यूजन सिर्फ आपका है, हमने इतनी सारी चॉइस बढ़ा दी, बोलो खुद चयन करो, और बहुत पहले बातचीत बनी हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। से जा रहा है, पर नॉलेज हमारे पास बहुत कम है ना। आज की स्थिति है स्पष्ट सबको। पहला सूचना का है घड़ी, दूसरा है समय का, और तीसरा है ज्ञान का है, समझ का। ये मुझे इंटरनेट से मिला, मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला। ये एक बहुत अच्छा पोस्टर है कि योर सेल फोन हैज ऑलरेडी रिप्लेस्ड योर वॉच, कैमरा, कैलेंडर, अलार्म क्लॉक, डोंट लेट इट रिप्लेस योर फैमिली। कि आपका फोन, आपका वॉच, कैमरा, कैलेंडर, अलार्म सब कुछ ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है, पर अपने परिवार को उसको रिप्लेस करने मत दो, है ना। ये थोड़ा सा बस रिफ्लेक्शन के लिए चीजें हैं। फिर एक और चीज है दृष्टि या पर्सपेक्टिव। तो जैसे शिविर में कई बार अगर हम लोग एक शब्द लिख दें कि सफलता का मतलब क्या है, तो हर व्यक्ति का सफलता की परिभाषा अलग रहेगी। जैसे शिक्षा की बात करें, अभी एक गुड स्कूल किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा और धारणा सब जगह अलग है। सामान्य रूप में सबसे अच्छा, ज्यादा गुड स्कूल किस प्रकार के स्कूल को कहते हैं, ये बाएं वाला।
जिसमें कुर्सियां हैं, कंप्यूटर है, एयर कंडीशनिंग है, स्मार्ट टीवी है, प्रोजेक्टर है। ये आजकल हम मानते हैं एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छा स्कूल। पर इसके पीछे मान्यता क्या है? सुविधा से भरा हुआ स्कूल, इसके पीछे की मान्यता है। और अभी दुनिया में सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट स्कूल्स के आ गए हैं फॉरेस्ट स्कूल, जो पश्चिम में हो रहे हैं, कि बच्चों को जंगल में ले जाके पढ़ाओ, है ना। हमारे गुरुकुल परंपरा भी यही थी। तो ये दिखता है कि एक अच्छा स्कूल का भी अलग अलग मान्यताएं है ना, ये हम सबको पता है। पर दिख भी जाता है कि कितना फर्क है। कुछ को लगता है कि क्लासरूम में यहाँ बैठाना अच्छी चीज है, कुछ को लगता है कि वहां ले जाना, जंगल में ले जाना अच्छी चीज है। इसी तरीके से कुछ को लगता है कि अच्छे सुंदर पहाड़ में एक स्कूल हो, है ना। ये श्रीएम का स्कूल है, श्रीएम जी का स्कूल है ये। और कुछ को लगता है कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो, शूटिंग रेंज हो, ये भी एक स्कूल का फोटोग्राफ है। तो ये पूरे अलग अलग मान्यता है। सिर्फ एक चीज को लिया हमने, अ गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल। किसी को लगता है स्विमिंग पूल हो, किसी को लगता है कि उसमें ये हो, और लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ चल रहे हैं। तो ये चित्रण रूप में कैसे हमको एक गुड स्कूल दिख जाता है। और इसलिए आप देखेंगे, अगर आप एक किसी भी स्कूल का आप पोस्टर देखेंगे जो शहरों में लगा रहता है, उसमें आपको क्या दिखेगा? हाँ, उसमें दो चीज दिखेंगे आपको, एक मानव, कोई बच्चा है बच्ची, और उसके पीछे का व्यू। बच्चा कैसा दिखेगा एक अच्छे स्कूल में? खुश दिखाना ही पड़ेगा, तो कोई क्यों भेजेगा, है ना। अब उसने पहना क्या हुआ होगा? सलवार कमीज, साड़ी। बच्चे ने क्या पहना हुआ है? स्कूल ड्रेस क्या है? शर्ट और पैंट और टाई। हाँ, अभी शर्ट पैंट और टाई है, और सलवार कमीज भी हो सकता है ना। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसमें भी देखेंगे, अभी लोगों की मान्यता में गुड स्कूल में से कौन से यूनिफॉर्म, किस प्रकार के यूनिफॉर्म को ज्यादा वो वेटेज देते हैं? जिसमें ब्लेजर और टाई है। अभी यहां से शुरू होती है मान्यता कि इस प्रकार का यूनिफॉर्म मतलब ज्यादा अच्छा स्कूल, इस प्रकार का ये शूटिंग रेंज मतलब ज्यादा अच्छा स्कूल। तो अभी मान्यताओं को जीवन, ये एडवर्टाइजिंग में चित्रण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी हमारी मान्यताएं हैं उसको चित्रण के रूप में यूज करते हैं। तो एक चीज जिस पर अभी हम बात करेंगे आज, वो है थोड़ा सा जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूं, वो एक चित्रण क्रिया है। श्रम गति परिणाम को माफी मांग के मिटा देते हैं। जो थोड़ा सा शोध मैंने फिल्म में किया है वो मान्यताओं और चित्रण क्रिया पे है। अगर मैं आप सबको बताता हूं कि आप लोग एक सीनरी बनाइए, आप में से कुछ लोगों ने इसको किया होगा। अगर मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग एक सीनरी बनाइए, है ना, बस नेचर का, प्रकृति का एक सीनरी बनाइए, आप में से कितने लोग ये बनाएंगे? कितने लोग ये बनाएंगे? कितने लोग ये बनाएंगे? हाथ उठाइए एक बार। लगभग सब। इसमें कल्पनाशीलता क्या होगी? थोड़ा थोड़ा सबका अलग रहेगा। कोई यहाँ पे एक घर बनाएगा, है ना, कोई यहाँ पे एक पेड़ बनाएगा, कोई इसके नीचे एक झूला बनाएगा, कोई इसके नीचे एक पुलिया बनाएगा। सबकी चिड़िया कैसे होंगी और सबके बादल कैसे होंगे? हम सब कम से कम भारत के 15 अलग अलग जगह से आए हैं। मैं 8 स्कूलों में पढ़ा हूँ, यहाँ मिला के कम से कम 30, 40, 50 स्कूल कवर हो गए होंगे। हम सब अछोटी के पहले एक दूसरे को लगभग नहीं मिले। हम सब जिंदगी में एक जगह नहीं रहे। भारत के अलग अलग कोनों में पड़े हुए लोग, अलग अलग उम्र के लोग एक चित्र कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? ये है हमारी ड्राइंग क्लास से। ड्राइंग क्लास में हम सबको सीनरी का ये दिख रहा है। ये है जीवन में चित्रण क्रिया, कि कैसे एक चीज है जैसे सीनरी। सीनरी बोलते ही मेरे अंदर एक सीनरी का चित्र आता है। तो ये दिखता है कि जो बचपन से चित्रण क्रिया में फीड होता है ना, चित्रों के रूप में या विजुअल्स के रूप में, वही व्यक्ति आगे जाके रेप्लिकेट करता है। तो अच्छी शादी कैसे होनी चाहिए, अच्छा यूनिफॉर्म कैसे होना चाहिए, अच्छा स्कूल कैसे दिखना चाहिए, मेरे घर का कैसे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चित्रण बहुत ही पावरफुल है। आप ये कह रहे हैं कि हम
हमको ये फीड किया जा रहा है, ऐसा होता है? नहीं, फीड नहीं, जो हमने देखा है उसको करते हैं। जैसे घर पे मम्मी जैसी चाय बनाती है, वही चीज बच्चे बड़े होकर उस प्रकार से ही चाय बनाते हैं। तो चित्रण क्रिया एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है। पर सेम क्यों है? नहीं, ये वाले में सेम है, पर ये चित्रण क्रिया का पावर दिखाता है कि अगर किसी को सीनरी दिखाई तो सब लोगों की सीनरी आ गई, किसी को अच्छा ये कुछ सही बताया होगा तो फिर वो सही भी आ जाएगा उसमें। पर चित्रण क्रिया बहुत पावरफुल क्रिया है और हम सब ने चित्रणों को रखा हुआ है अपने अंदर। चित्रणों में कुछ मान्यताएं हैं जो हमको दिखती है या हमको नहीं दिखती है। मुद्दा एक्चुअली उसको एवेल्युएट करने का वो वाला है। जैसे धोती, धोती को हम पिछड़ी चीज मानेंगे कि अगली। सामान्य रूप में जैसी कोई व्यक्ति में विकास होता है वो धोती से कहां चला जाता है, पैंट पे। अब मैं आपको एक ऐड दिखाऊंगा जिसमें व्यक्ति पैंट शर्ट से सूट पे चला गया, एक महिला सलवार कमीज से पैंट शर्ट में आ गई क्योंकि उनके परिवार में आर्थिक विकास हो गया है। तो इनको देखने की मान्यता। पर अभी देखिए ये पर्सपेक्टिव है। धोती पहले एक प्रकार के लोगों की थी, अभी धोती फैशन में आ गई अभी। हाँ, पूरा न्यू फैशन में आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको धोती के आजकल एड्स दिखते हैं। पर वैसे धोती अगर माना जाए तो क्या मानेंगे उसको, एक पिछड़ा हुआ चीज। उसी तरीके से देखिए इन दोनों चित्रों में ज्यादा पोषण कहाँ है, पर महत्वाकांक्षा कहाँ की होगी, कहाँ जाना चाहिए हमको। रेडी से सब्जी खरीदते हुए आदमी उस रेस्टोरेंट में जाके मैकडॉनल्ड में बर्गर खा रहा है, किसको बोलेंगे विकास है? समाज में किसको बोलेंगे वो विकास है? रेडी पे सब्जी खरीदना क्यों हो? तो ये भी है कि ये मान्यताएं है ना। तो अभी ये धीरे धीरे ऐसा बन गया, कहाँ खाना है, कैसे बैठना है, कैसे दिखना है ना, ये सब विकास है। ज्यादा पोषण इस वो रेडी में है ना। वहां 100 रुपए में इतना पोषण नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे 100 रुपए की सब्जी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे शुरू होता है कि हम धीरे धीरे हमने चीजों को मान्यताएं हमने दे दी हैं। तो जैसे मैं जब एक बहुत अच्छी घटना मैंने सुनी थी पवन जी से सिद्ध में, कि वो स्कूल में काम कर रहे थे और स्कूल में काम करते करते बहुत सारे और स्कूल खुल गए और स्कूल खुल गए उत्तरांचल में उस घाटी में। तो फिर एक दिन वो एक बूढ़ी अम्मा के साथ बैठे हुए थे और बूढ़ी अम्मा को उन्होंने पूछा कि माता जी सब ठीक है ना। वो अपेक्षा कर रहे थे, माता जी बोली हाँ हाँ भैया जब से आपने स्कूल खोल गए हमारे यहाँ तो खुशहाली आ गई, खुशी की लहर आ गई, ये सब वो सब बोलेंगे। वो अम्मा ने बोला पता नहीं कैसा चल रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार कि अगर हम इतने अच्छे स्कूल खोल के इन सबको अच्छा लग रहा होगा, युवा तैयार हो गए, स्कूल खुल गए, तो ये लोग वो क्यों हो रहे हैं? तो माता जी ने बोला कि जब से हमारे बच्चे स्कूल गए हैं उनमें कुछ चीजें आ गई हैं। तो उन्होंने कहा क्या? वो कहते जब से वो स्कूल गए घर में आके हमको कुछ चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं? वो बोलते हैं आप गढ़वाल का पारंपरिक पहनावा महिलाओं का घाघरा चोली है, आप घाघरा चोली मत पहनिए, आप सलवार कमीज पहनिए। पापा को कहते हैं कि आप ये कुर्ता पजामा मत पहनिए, आप पैंट और शर्ट पहनिए। वो कहते हैं हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाएंगे, हम लोग चम्मच और कांटे के साथ खाएंगे, आप नीचे बैठ के चूल्हे पे खाना मत बनाओ, आप थोड़ा स्लैब पे खाना बनाओ। और कहते हैं वो गढ़वाली बोलना बंद करते हैं, उसको हिंदी करते हैं, अंग्रेजी तो शायद नहीं बोल पाएंगे। और कह रहे थे ये हमको ऐसे देखते हैं कि जैसे हम पिछड़े हैं और ये लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं। और कहते हैं ये हमने इनको नहीं सिखाया, पर जब से ये लोग स्कूल गए तब से ये सीखना शुरू हो गए। तो पवन जी उनकी टीम में काफी हिल गए इस बात से। तब उन्होंने देखना शुरू किया कि कुछ मान्यताएं हैं कि हर चीज में क्या ऊंचा है क्या नीचा है, क्या पिछड़ा है क्या अगड़ा है, ये समाज से हमारे अंदर बिना बोले या जाने आ जाता है। जैसे एक बच्चा अंग्रेजी म्यूजिक सुनता है, एक बच्चा हिंदी गाना सुनता है, आमतौर पे किसका सम्मान ज्यादा होगा? क्यों? इसे कहते हैं मान्यता। और ये फीड होके अलग अलग तरीके से, और जो मुझे मान्यता दे रहा है वो भी इस मान्यता से ग्रसित है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला अभागा हूं, वो सब भी अभागे हैं, सबको पता नहीं कि हमारे अंदर मान्यता है। तो शिविर में मान्यताओं को तो टैकल करते हैं और शिविर उससे काफी आगे जाती है। पर मान्यताओं की स्पॉटिंग मुझे लगती है काफी प्रभावशाली है, स्पेशली क्योंकि जिस तरीके से एड्स और सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है, हम देखते हैं कि मान्यता कैसे बनती है तो उनको पकड़ने की हमारी चाहना बढ़ जाती है। तो कुछ जल्दी से स्लाइड्स करके कुछ वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे को फिल्म पोस्टर बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, है ना। ये देखिए अलग अलग प्रकार के फिल्म पोस्टर हैं। एक फिल्म का टाइटल है पति पत्नी और वो, एक फिल्म का टाइटल है वो कौन थी, एक फिल्म का टाइटल है वो मैं नहीं,
एक फिल्म का टाइटल है वो कोई और होगी। एक फिल्म का टाइटल है मैं चुप रहूंगी। एक फिल्म का टाइटल है कब तक चुप रहूंगी। एक फिल्म का टाइटल है मैं चुप नहीं रहूंगी, है ना। फिर कभी कहते हैं ना कि किसी ने कहा था कि मेघा ने कहा था कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तो एक फिल्म का टाइटल है कभी खुशी कभी गम। एक फिल्म का टाइटल है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो। तो ये सब पता नहीं हमको, पर सटल कंडीशनिंग है। भारतीय परंपरा में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिलोसॉफिकली है ही नहीं। आप आत्मा हो, आप वापस शरीर लोगे, हाँ, पर ये धीरे धीरे आ रहा है। और ये कहां से आ रहा है? पश्चिम से आ रहा है, जहां पे अगला शरीर आता है शायद हो ना हो। फिर एक फिल्म टाइटल है औरत खिलौना नहीं। फिर एक फिल्म टाइटल है आदमी खिलौना है। फिर एक फिल्म टाइटल है मुझे इंसाफ चाहिए। फिर एक फिल्म टाइटल है इंसाफ कौन करेगा। फिर एक फिल्म टाइटल है इंसाफ मैं करूंगा। तो वीडियोस के पहले एक फिर दूसरी बड़ी चीज है दृष्टि। दृष्टि या पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो एक ही चीज को दो लोग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग जब शिविर स्टार्ट करते हैं तो पहला हम जो ओपनिंग करते हैं वो ये देखते हैं। आजकल एक कहावत है, एवरीवन इज राइट बाय देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हर कोई अपनी दृष्टिकोण से सही है। इसका मतलब ये निकलता है कि अलग अलग अर्थ ठीक है, सबका अपना अपना अलग अर्थ होना ये ठीक है, पर ये नहीं चलता, है ना। सबका अलग अर्थ हो तो कैसे होगा? मैं किसी को थप्पड़ मार के चला जाऊं, बुरा मेरा मन करेगा तो ठीक नहीं होगा। पर आजकल बहुत बड़ा है कि पर्सपेक्टिव या दृष्टि सबका अलग अलग है, और सबको अपना दृष्टि दे देना ये संवेदनशीलता है या ये अच्छी चीज है। तो जैसे ये कौन सा नंबर है नीचे? बोलिए बोलिए, हिम्मत कीजिए। कौन सा नंबर है? हाँ, जहां खड़े वहां से वो नंबर है 6 या 9। अभी देखिए रंग, इसको पहचानते कौन है? ये है प्रिंस विलियम की वाइफ। इनकी हो रही है शादी। इनका नाम क्या है मैं भूल गया, क्या नाम है? केट मिडलटन। इनकी हो रही है शादी। क्रिश्चियन शादी में शादी का जोड़े का रंग क्या होता है? और हमारे यहाँ शादी सफेद महिला कब पहनती है? तो बाबा जी कहते हैं ना कि संस्कृति में भिन्नता होगी, ज्ञान में एक होंगे। तो अब देखिए कि कलर का, देखिए छोटी चीज जैसे कलर, आप सोचिए एक ही धरती पर एक उसको शादी के दिन पहन रहा है और एक जिस दिन उसका सुहाग उजड़ गया, कितना बड़ा फर्क है। और वो रंग के हिसाब का एक मान्यता है। पर्पल कुछ जगह स्पिरिचुअलिटी का कलर है ना। उसी तरीके से बुद्धिज्म में गोल्ड मानते हैं, किसी को गोल्ड में बनाया मतलब उसका वो शरीर मरने के बाद उसकी यात्रा और अच्छी होगी। क्रिश्चियन परंपरा में ब्लैक कब पहनते हैं? काला, जब कोई मर गया होता है। और आजकल सबसे कूल कलर कौन सा है? ब्लैक। जय बेटा, हम आपको नहीं देख रहे। अब देखिए मान्यता कैसे एडवर्टाइजिंग होती है। एक ही लड़की के 4 चेहरे हैं। इन चारों फोटोज में क्या क्या फर्क है? और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? रंग बदलते हुए लड़की में स्माइल आ रही है। मतलब सुख का कनेक्शन किससे है? कलर से। ये है जो मान्यता बहुत धीरे 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 हमारे अंदर आ जाती है। अभी कुछ हम एक दो फेयर एंड लवली का एक ऐड भी देखेंगे। तो देखिए, अब देखिए एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। ये यहां पे कैसे दिख रही है? दुखी, और यहां पे सुखी, है ना। ये है सुख से दुख की यात्रा। हम बेकार में शिविर कर रहे हैं। तो ये नहीं देख पाते लोग। अभी आप ध्यान से देख रहे तो देख रहे हैं, तो लोग ये नहीं देख पाते कि व्यक्ति को उन्होंने लास्ट शॉट में हंसा दिया है। अगर अब यही चेहरा चारों में लगते तो लोग उसको गोरेपन को नहीं लाते। तो एक बड़ी चीज जो मैं चाहता हूं कि जो अभी एड्स में आप सब देखेंगे कि हम सब की इच्छा एक चीज है, पर देखने वाली चीज यह है कि इच्छा के साथ हमने चित्रण क्या पिकअप किया। जैसे किसी को चाहिए सम्मान, पर सम्मान का चित्रण क्या है वो हम पिकअप करते हैं बाहर से। हमको चाहिए सफलता, पर सफल किस चीज को करेंगे वो हम पिकअप करेंगे बाहर से।
बाहर से पिकअप करना 4.5 क्रिया में सामान्य चीज है। आदमी अपने अंदर चित्र निर्माण करेगा भी। मुझे अगर अपना घर बनाना भी है तो आपके घर की छत, आपके घर का एंट्री, आपके घर का टंकी, आपके घर का ड्राइववे, ऐसे मिक्स करके मैं बनाऊंगा। तो या तो हम चित्र ग्रहण करते हैं या चित्रों की रचना चित्र ग्रहण के आधार पर होती है। 4.5 क्रिया के पहले चित्र निर्माण जीवन खुद नहीं कर पाता, वो जो देखता है उसी से बनाता है। पर धीरे धीरे ये मान्यता कुछ कुछ बहुत स्ट्रांग हो जाती है और हम एक प्रकार का घर, एक प्रकार के लुक का ऊंचा मानते हैं। ये मुझे काफी अच्छा लगता है दृष्टिकोण में, है ना। ये दिख रहा है आपको कि ये सोशल मीडिया के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां एक टंकी लीक हो रही है ना, आपको दिख रहा है वहां से? हाँ? वहां एक टंकी लीक हो रही है और एक आदमी छेद से देख रहा है और उसको सिर्फ वो पानी दिख रहा है लीक होते हुए, और उसको क्या लग रहा है क्या हो रही है? बारिश। और ये ऊपर खड़ा है और ये बोल रहा है बारिश नहीं हो रही है। तो इन्होंने बोल दिया कि ये सोशल मीडिया है और वो साइंस है, पर मेरे हिसाब से वो साइंस भी नहीं है। साइंस भी सीमित है, जो दिखता है उसको बोलता है। पर आजकल सोशल मीडिया ने हमारी दृष्टियों को बहुत छोटा कर दिया है, उसके लिए काफी अच्छी चीज है ये भी दृष्टि के लिए काफी अच्छा है। मतलब कई बार वर्कशॉप्स में लोगों को दिखाता हूँ ये, है ना, व्यक्ति एक ही चीज को देख रहे हैं, खिड़की, पर एक ने क्या बनाया? 2 कैदियों ने, एक ने क्या बनाया? सलाखें, और एक ने क्या बनाया? उसके बाहर का चित्र। ये है दृष्टि, पर्सपेक्टिव। ये मेरे भी, इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे। ये मैं कम से कम 15 साल से अपनी फिल्म मेकिंग वर्कशॉप में दिखा रहा हूं इसको। आगे जी, तो इसको आप देखेंगे तो ये एक सैनिक है, ये 2 सैनिक है, ये 2 एक फौज के हैं और ये एक सेना का है। कैसे पता चलता है इनके यूनिफॉर्म के फर्क में? थोड़ा इमेज पिक्सेलेट हो गया। एक सैनिक नीचे है और 2 सैनिक अलग सेना के, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है। पहले फोटो को देखेंगे तो क्या लगता है, क्या होने वाला है? मारने वाले। लास्ट को देखते हैं तो पानी पिला रहे हैं, इसको देखते हैं तो अभी पानी पी, फिर देखते हैं। तो आप देखिए, ये मुझे लगता है कि ये कैमरा की फ्रेमिंग है, पर इसको आगे ले जाएंगे तो ये जीवन का भी फ्रेमिंग है। जीवन जिस दृष्टि से देखता है उसको उतना ही दिखता है ना। तो ये तो कैमरा के रूप में भी देख सकते हैं, पर कैसे जीवन जो देखता है उससे उसका निष्कर्ष पूरा बदल जाता है। जहां हम देखते हैं, जैसे देखते हैं, उससे हमारा निष्कर्ष पूरा उसका बदल जाता है। तो एक मार रहा है, एक पिला रहा है, और एक में है जहां दोनों हो रहा है। पर यह भी दिखता है कि जब पूरा होलिस्टिक व्यू दिखता है तब हमारे को इमेज सही में क्लियर होती है। उसके पहले हम हमेशा एक पक्ष देख रहे होते हैं। बीच का चित्र पूरा है, फुल है। लेफ्ट का चित्र एक पार्ट है, राइट का चित्र एक पार्ट है, बीच का चित्र फुल है। तो कहीं ना कहीं एक बात यहां से आती है कि कैसे दृष्टि को हेलो आ गया। ये अभी थोड़ा मान्यता में जाएंगे तो उसको देखेंगे, है ना, कि बोन बीटा और कॉन्फिडेंस का क्या वो है। हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि, है ना, समझ से कॉन्फिडेंस आता है, यहाँ पे बोन बीटा से कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये एक देखिए, वे इसको तो जूम कर सकते हैं। ये बिग बाजार है। बिग बाजार क्या है? शॉपिंग की जगह है। अभी बिग, मैं इसको यहां से जूम कर दूं क्या? अच्छा, यहां से नहीं हो रहा, उसी का जूम चलेगा। बिग बाजार है, इसका टैगलाइन क्या है? द डेस्टिनेशन ऑफ अ मिलियन स्माइल्स, है ना, लाखों मुस्कुराहट की जगह। अब ये सारे लड़के लड़कियों को देखिए, ये कैसे ड्रेस्ड हैं। ऐसा लग रहा है इनके घर पे त्योहार है। कोई भी इतना सज धज के शॉपिंग के लिए नहीं जाता। और ये कितने खुश दिख रहे हैं? खुश दिख रहे, दुखी दिख रहे हैं? खुश दिख रहे हैं, है ना। शॉपिंग के बाद इतना खर्चा करने के बाद कितने लोग इतना खुश होते हैं पता नहीं। पर एक सटल या सूक्ष्म लेवल पे एक ऐसे कई सारे चित्र देख के ये मान्यता बनती है कि शॉपिंग के बाद व्यक्ति खुश होता है। हमने ऐसे 1.5 लाख चित्र अपनी जिंदगी में देखे हैं, पर धीरे धीरे करके ये अपने इसमें हमारे जीवन में घेरा डालते हैं।
और इसको अगर जूमिंग करेंगे तो आप सबके बाल देखेंगे, सबके कपड़े देखेंगे, पूरा मॉडल जैसा अपीयरेंस है इनका, है ना। ऐसे सामान्य जगह पे लोग ऐसे दिखते नहीं है। फिर ये भी होता है कि किस टाइप के लोग यहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, है ना। इसमें उन्होंने मिडिल एज लोग नहीं दिखाए, बूढ़े लोग नहीं दिखाए, इन्होंने सारे यंग लोग दिखाए, है ना। एक एक को आप देखेंगे, सबका पूरा मॉडल जैसे सबका एक लुक है। लोग दिखना चाहते हैं सफल, लोग होना चाहते हैं सफल, उसके लिए छोटे छोटे चित्र हम लोग रंग, शॉपिंग, इन सब के आधार पे हम पिकअप करते रहते हैं। अब मैं थोड़े आपके सामने कुछ एड्स प्ले करता हूँ जिसके सामने कुछ मान्यताएं जो है उसको दिखाना चाह रहा था। ओहो, ग्लो एंड लव। इस ऐड को देखिए और फिर मुझे बताइए इसके बाद क्या क्या चीज है हमारी जो इच्छा है जो इस ऐड में इस प्रोडक्ट के साथ हमको मिल सकती है, इस प्रोडक्ट के अनुसार। ठीक है, जो मेरा प्रश्न है कि क्या क्या चीज इस कैरेक्टर के साथ होता है जो फेयर एंड ग्लो लगाने के बाद हमको भी मिलेगा इस ऐड के अनुसार, उसको देखिएगा। ओहो, ग्लो एंड लवली लड़के का केस है, देख लें। 22 और ये सीपीएल की पहली महिला अंपायर। कमाल की बात नहीं है ये, व्हाट अ प्राउड मोमेंट। ये हम अंपायर करेगी, धूप में मुरझा ना जाए। कुछ ऐसा प्लेयर्स का दबाव और सबकी नजरें अंपायर पर। नॉट आउट। कैप्टन ने डीआरएस की मांग की है और ये सही फैसला। आप धूप में ना आप मुरझाएंगे ना आपका चेहरा। ग्लो एंड लवली में है 30 विटामिन कैप्सूल्स के तत्व, ये दाग और धूप की डलनेस घटाए और दे आपको HD निखार। गुड गेम, अब उन सबके लिए तैयार हो जाइए। तैयार ही तो हूँ। ये निखार है तैयार। कैसे रहा जी ऐड? अब ये देखिए कि इच्छा में क्या क्या था जो व्यक्ति चाहता है जो इस ऐड में आया, क्या क्या है जी? सफल होना और विश्वास से भरा होना, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। अभी देखिए सिचुएशन कैसे क्रिएट किया है। एक महिला अंपायर है ना, यंग लड़की, और उसके साथ 22 लड़के, है ना। तो ये प्रेशर बार बार डालेंगे, प्रेशर को झेल पाना। और उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया। क्या सिचुएशन क्रिएट किया उसमें कि उसने आउट के लिए अपील किया और इन्होंने नॉट आउट दिया। उस टाइम पे उस लड़की का चेहरा कैमरा क्लोजअप है और दिखा रहे हैं कि वो कितना गुस्से में है। उससे क्या होता है, दिखता है कि लड़की पे दबाव ज्यादा है, पर ये क्या है, बिल्कुल स्थिर। जागृति के बाद जो स्थिरता रहती है वैसे, और स्थिर है और बिना दबाव के डिसीजन देती है। अब उसका डिसीजन गलत भी हो सकता था, पर ऐड में क्या दिखाता है, अगर उसका डिसीजन गलत होता तो फेयर एंड ग्लो गलत हो जाता। तो अभी उसका डिसीजन ठीक होता है ना, फिर उसको, और उसके बाद वो जो लड़का जा रहा होता है वो उसको ऐसे करके जाता है कि तुम ठीक थी, है ना। तो ये देखिए कई सारी चीजें और कई सारी ऐड, इसमें नर नारी समानता, नारियों को अपनी जगह देना, ये सारी चीजें हैं जो एक्चुअली क्या है, हमारी इच्छा। ये हम सब चाहते कि हमारे अंदर हो, पर, और कॉन्फिडेंस, ये वो, पर इस ऐड में जो एक अंग्रेजी में एक शब्द है, एक शब्द कहते हैं टेक्स्ट और एक कहते हैं सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट मतलब छुपा हुआ मतलब। तो इसमें जो सब टेक्स्ट है, जो छुपा हुआ मतलब है, वो ये है कि इस प्रोडक्ट से ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप ऐड को ऐसे देखेंगे तो ऐसे लगेगा अरे कौन होगा जो ऐसे सोचेगा कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर ये रोजाना देखते 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 हमारे अंदर धीरे 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 ये घर करते हुए चला जाता है। और आप देखिए ये लड़की को एक ड्रॉप पसीना नहीं आया उतने धूप में, बाकी सब पसीने से मर रहे हैं। तो ऐड को कैसे बनाया भी जाता है, उसके कपड़े बिल्कुल खराब नहीं हुए, और लास्ट में जब वो अपनी टोपी निकाल के जाती है और सामने से कैमरा आता है, ऐसा लग रहा है कि अभी मेकअप करके आई है ना। तो ये सब चीजें भी होती हैं, पर ये क्या है, कनेक्शन इसका कॉन्फिडेंस है। तो ये चीजें हम चाहते हैं, पर चित्रण रूप में ये सब कैसे घटती हैं, ये अलग अलग चीजों से हम पिकअप करते हैं। एक और ऐड मैं आपको दिखाता हूं।
ये है टाटा एस ट्रक का। इसमें एक आदमी है, उसकी एक पत्नी है और उसका एक बच्चा है ना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, एक हिंदी स्पीकिंग स्कूल से एक बच्चा अंग्रेजी स्पीकिंग स्कूल में गया, आपके हिसाब से वो आगे गया कि पीछे गया? समाज के हिसाब से आगे गया, विद्या के हिसाब से हो सकता है, नहीं भी हो सकता। स्कूल जाने से संस्कार बढ़ेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकते। एक आदमी पैंट शर्ट से सूट पहनना शुरू करता है, कोट पहनना शुरू करता है, आगे गया कि पीछे गया? अच्छा, पर ये मान्यता आई कैसे कि कोट पहनने से हम आगे गए? ये समाज में मान्यता है कि नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने से हम आगे गए? ये मान्यता समाज में है, और ये जब लोग ऐड बनाते हैं तो समाज की प्रचलित मान्यताओं को यूज करके उसको वो बनाते हैं। तो इसमें एक आदमी है और उसकी एक वाइफ है और उसका एक बच्चा है। ये एक टाटा एस है और टाटा एस से उसकी जिंदगी में प्रगति आता है। अब आप देखिए कि इन लोगों के कपड़े कैसे इसमें बदलते हैं। हाँ, इससे मान्यता आती है कि कैसे, जो मैं आपको बताया कि धोती पिछड़ी, पैंट अगड़ी, हिंदी पिछड़ी, अंग्रेजी अगड़ी। चुप 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 चाप में दिल के एक कोने में चंद सपने बैठे हैं, इंतजार में पूरे होंगे वो सारे के सारे हो, लाइफ बन जाएगी तेरी प्यारे हो। लाखों खुशहाल कस्टमर्स, टाटा एस। तो देख क्या क्या देखा आपको उसमें? महिला के कपड़े को क्या हुआ, वो इंडियन से आगे वो पैंट शर्ट में, लड़के के आदमी के पहनावे को क्या हुआ, पैंट शर्ट से आ गया वो सूट में, और बच्चे का क्या हुआ, स्कूल का वो कॉन्वेंट स्कूल शुरू हो गया उसका, है ना। तो ये देखिए छोटी सी चीज है ये, पर ये मान्यता ऑलरेडी समाज में। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब कैसी दिख रही है, चुपचाप में अब घर भी बदल गया, पता नहीं चला। दिखा ना आपको ये, हाँ, जैसे केपरी जैसा पहना हुआ है, ऑरेंज पहना हुआ है। अब ये है कि ये है आगे बढ़ना, ये समाज में ऑलरेडी मान्यता है, एड इसको यूज करके फिर से इसको हमारे अंदर स्थापित करता है और हमारे अंदर फिर मान्यता आ जाती है। दिल के एक कोने में चंद सपने बैठे हैं। आपने देखा स्कूल कैसा है इसका, देखा, देख लेना स्कूल कैसा है, घंटी बजी, स्कूल का नाम नहीं दिखा है, नाम दिखा तो दिक्कत हो जाती है, बाद में लोग बोलते हैं कि स्कूल को डाउन किया इन्होंने। स्कूल दिखा कैसा है, बच्चों ने क्या पहना है, खाकी पैंट और व्हाइट शर्ट। अब क्या हो गया, ये देखिए। अब माता पिता के जब बच्चे होते हैं तो जिस दिन उन्हें बच्चों को एक ब्लेजर कोट सामने बॉटल बैग पहनाया है, तब लगता है कि अब हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, और सब लोग उस दिन फेसबुक इंस्टाग्राम में अपने फोटो डालते हैं। पैंट शर्ट पहनने में दिक्कत नहीं है, पर ये ऊंची संस्कृति नीची संस्कृति, ये वो उसकी मान्यता है। तो छोटी छोटी चीजों एड्स में बनती है। पूरे होंगे वो सारे के सारे हो, लाइफ बन जाएगी तेरी प्यारे हो। लाखों खुशहाल कस्टमर। और लास्ट में ये भी आगे बढ़ गए। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से छोटे छोटे चीजों में समाज में जो मान्यता है उसी को यूज करके फिर एड्स बनते हैं, और इसको हम फिल्म की भाषा में कहते हैं स्पॉटिंग। एड मान्यताओं को स्पॉट करना, है ना। और हर चीज पे आप देखेंगे, किसी चीज पे देखेंगे आपको दिख जाएगा कि वहां पे कुछ ना कुछ मान्यताओं को लोगों ने यूज किया है। तो एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने बजाज की एड्स लगभग 3 दशक में अलग अलग बजाज की एड्स को मैं प्ले करता हूं आपको, है ना। और ये मैं भी यूज करता हूँ कई बार युवा शिविर में भी। पर आप देखिए कि कैसे एड्स बदल गए, है ना। एक ही कंपनी बजाज जो स्कूटर और बाइक बनाती है उसके एड्स कैसे बदल गए। और पहले जो 2 एड्स है ना, उसमें आप देखिए कि गाना एक ही है, एक ही गाने को उन्होंने अलग अलग तरीके से बजाया है। आप में से कितने लोगों ने देखा है उसको लास्ट ईयर? हाँ, कुछ लोगों ने देखा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ, ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।
हमारा बजाज, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। कितने लोगों ने यार अपने बचपन में देखा है, मैंने अपने बचपन में देखा है ना, ये बहुत ही पॉपुलर ऐड था। इसके बोल क्या है? बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। अब देखिए ये भी दिखता है कि एक जो प्रोडक्ट होता है, कैसे कोई प्रोडक्ट है, स्कूटर है, ये है, क्या मूल्य उसके साथ या क्या वैल्यू उसके साथ जोड़ दी जाती है। बजाज ऐड के साथ, बजाज स्कूटर के साथ उन्होंने इसमें क्या क्या मूल्य जोड़े? जी हाँ, मुस्लिम है, तो इसमें आप दिखाएंगे अलग अलग धर्म के लोग दिखे। आपको सारे सरदार दिख गए, मुसलमान दिख गए, आपको हिंदू दिख गए, इसमें सब लोग दिख गए। और जी बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, तो मतलब एक बड़ा चीज इसमें जोड़ दिया भारतीयता का या देशभक्ति का, वो मूल्य भी उससे जोड़ दिया। पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट का नहीं पता। हाँ, पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं जी। और क्या दिखा इसमें? उम्र क्या दिखी लोगों की? सारी उम्र के लोग, महिला पुरुष दिखे, सारे दिखे, शहर के कि गांव के, सब जगह के। तो इसका ब्रांडिंग है कि ये प्रोडक्ट बजाज स्कूटर, इसमें जो उन्होंने मूल्य दिखाए, जिस प्रकार के लोग दिखाए, वो पूरा भारत था। वो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और सब साथ बजाज चलाते हैं, ऐसा करके ऐड है ये कि सब लोग एक साथ, पूरा धर्म जाति ये वो सब एक है। और ये जमीन है आसमान, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। और आदमी क्या क्या कर रहा है? योगा भी कर रहा है, प्राणायाम भी कर रहा है, खुश भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो सब करके कर रहा है। इसमें दो जगह पे स्कूटर को छोड़ के कुछ उन्होंने अलग चीज दिखाई है, दो जगह पे, दो शॉट पे। एक गेटवे इंडिया दिखाया है और एक जो पहला शॉट है जब पक्षी उड़ता है। अच्छा, पक्षी उड़ने के शॉट को क्यों दिखाए जाते हैं? पक्षी उड़ने को, और उसका पीछे का वो रोशनी कैसी है? सूरज उड़ने की, ढलने की, उस समय पक्षी उड़ना, इसका क्या मतलब होता है जी? हाँ, कहीं ना कहीं ग्रोथ ही है। तो एक एक चीज ना हर ऐड में, इसमें उसमें, वो हम लोग आज उदय क्षमता, अनुमान क्षमता पढ़ रहे थे, ये भी उदय है ना उनके हिसाब से। उसके आगे एक स्कूटर के ऐड में गेटवे ऑफ इंडिया दिखाने की क्या आवश्यकता? भारतीयता जी भैया, आजादी को। और भारत के अगर दो तीन मॉन्यूमेंट दिखाएंगे तो एक होगा गेटवे ऑफ इंडिया, एक होगा इंडिया गेट, ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये एक है जो मूल्य भारतीयता का है, कैसे उसके करेंगे। तो प्रोडक्ट स्कूटर है, पर स्कूटर के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, है ना। आप देखेंगे हर प्रोडक्ट की एक छवि भी रहती है, कोई मैचो प्रोडक्ट रहता है, कोई गर्ल प्रोडक्ट रहता है। गर्ल स्कूटी में स्कूटी का कलर क्या होगा? अगर गर्ल्स की स्कूटी है तो स्कूटी का कलर क्या होगा उसमें? और बॉयज की बाइक का कलर पिंक ना, वो भी उसमें क्या होगा? ब्लैक या फिर डार्क ब्लू, ऐसे करके होगा। मतलब ये भी मान्यता है कि कौन से कलर्स किसको सूट करते हैं, कौन से। अब ये बायोलॉजिकल है कि या डीएनए में कोडिंग है या जीवन में मान्यता है, उसको हम देख सकते हैं आगे। इसी का अभी लगभग एक और ऐड है जो 10-12 साल बाद बनाई है। इसमें बोल वही है पर कंटेंट पूरा इसमें अलग है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी। हमारा कल, हमारा नए भारत की, बुलंद भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। कैसे था ये वाला ऐड? हाँ, ये क्या है इसमें? बच्चे नहीं है। हाँ, गाड़ी चलाने वाले कौन है? अभी
यंग लोग हैं, है ना। एक है कि अभी उसको डेमोग्राफी कहते हैं कि वो चेंज हो गया प्रोडक्ट का, यंग लोग हैं। और भी हाँ, तो अभी एक खुलापन भी दिखाया है ना, भारत वो हो गया, खुल गया, ऐसा दिखाया है। सही है कि गलत है, आगे गए कि पीछे गए, ये बात की बात है, पर अभी एक ही है। और जी दीदी, ये एक बहुत दिख रहा है, क्या कह रहे थे लोग, ये बहुत है। आप जी वो भी कर रहा है, संविधान के सभी वर्गों को नहीं दिखा है, संविधान के सभी वर्गों को नहीं दिखाया है जी। हाँ, तो इसमें कम से कम 6 कहानियां, ये ऐड ना जबरदस्त बनाया इन्होंने, मतलब इतने शॉर्ट टाइम पे इतना कुछ दिखा दिया। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि भारत के फिल्म मेकिंग के सबसे इंटेलिजेंट लोग इस वक्त एडवर्टाइजिंग में हैं, पैसा सबसे ज़्यादा भी वहाँ पे है। इसमें एक मतलब हम लोग स्पेस का सैटेलाइट भेजेंगे, गंगाजल तोड़ के उस पर टीका लगा के वो लोग ये गणपति का ध्यान रखना, गणपति बप्पा मोरया मूव करके ऊपर जाएगा, और स्पेस का सैटेलाइट भेजा जहाँ हमारे कार्टून में बादलों में भगवान रहते हैं और फूल बरसाएंगे, वहाँ के तो हमारा नहीं जा रहा है। इसमें उन्होंने पूरा जो दिखाया है ना, ये इसका सबसे बड़ा ये है कि भारत हो रहा है और सांस्कृतिक भी है। तो फर्स्ट कहानी इसमें यह है कि एक आदमी जा रहा होता है और पेड़ के नीचे, और चश्मा पहना हुआ है, काला सनग्लासेस, और अब देखिए इन्होंने विजुअल्स कैसे यूज किए हैं। इनके सारे जो युवा हैं ये बहुत कूल दिखते हैं। कूल कैसे दिखते हैं? लेदर जैकेट, सनग्लासेस, ये सब पहन के, बाइक ब्लैक कलर, है ना, ये सब कूल दिखने वाली है। अभी कूल क्या, ये भी मान्यता है इसके पीछे। हाँ हाँ, ऐसा है कि अगर अच्छा कुर्ता पजामा बैठा हुआ आदमी बाइक चला के ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट आता नहीं आता। तो ये दिखा रहे हैं कि कितना भी आदमी आधुनिक हो गया है, भारत में हर आदमी क्या है, संस्कारी है। तो ऐसे जा रहा है, तो जब ये काला सनग्लास पहन के एक व्यक्ति लेदर जैकेट पहन के जा रहा है और पेड़ के नीचे मूर्ति को देख के ऐसे ऐसे करता है, तो आपको लगता है यार, क्योंकि आपने अपेक्षा नहीं की थी कि वैसा वाला आदमी ये करेगा। फिर 4 लोग चल के आते हैं और म्यूजिक, और आप देखिए इसमें म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी ये लोग आधुनिक दिखा रहे होते हैं तो म्यूजिक में गिटार और ड्रम्स है, और जैसे सांस्कृतिक वाला पार्ट दिखाते हैं इसमें पुराना वाला सिर्फ तबला के साथ बजता है ना। मैं आपको फिर से किसने नोटिस किया? हाँ, म्यूजिक उसमें बदल जाता है। 4 लोग चल के आ रहे हैं, लेदर जैकेट, चेन, ये वो करके आ रहे हैं, और उनको देख के लग रहा है ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते, अपने आप को छोड़ के, अहंकारी लोग। और इसमें से बाइक पे चढ़ते हुए एक का पैर दूसरे पे लगा, और फिर वीडियो स्लो हो जाता है और वो ऐसे करता है ना। वो शौक है, हम भी शौक हैं। फिर साथ साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें एक लड़की को पकड़ी हुई है बाइक पर और जा रही है। फिर सामने कौन दिखते हैं? बुजुर्ग। फिर लड़की क्या करती है? फिर वो बुजुर्ग क्या करते हैं? वो हंसते हैं। हाँ, हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। इतनी छोटी कहानी 2 सेकंड में आ गई वहां पर। फिर एक लड़की है जो स्लीवलेस टॉप पहना है, जो स्कूटी चला रही है बारिश में, वो भीग रही है और उसको ऐसे ऐसे करके उसको मजा आ रहा है, और वो गाड़ी को पार्क करती है, हेलमेट निकालती है और फिर क्या करती है? सिंदूर ठीक करती है ना। और फिर एक बहुत जबरदस्त शॉट है जिसमें एक सरदार जी हैं और पीछे कौन है? एक फॉरेनर, व्हाइट फॉरेनर या ब्लैक फॉरेनर। अगर अमेरिकन पासपोर्ट वाली एक ब्लैक महिला होती, इंपैक्ट सेम होता कि नहीं होता? वो प्रोडक्ट, वो एड रिलीज ही नहीं होता। आप समझ गए? इसलिए आपने बोला फॉरेनर, तो मैंने बोला गोरी महिला की काली महिला। जो ब्लैक लोग हैं अमेरिका में, उनके पास भी अमेरिकन पासपोर्ट है, वो भी डॉलर में कमाते हैं, वो अगर ऐड में होते तो होता कि नहीं होता? मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मान्यता है कि ये एक श्रेष्ठ जाति है, जैसा भी है। हाँ? अच्छा, ये बताइए कि उस ऐड में सरदार जी और वो जाते हैं और फिर दिखता है आगे गुरुद्वारा के सामने,
गुरुद्वारा के सामने, और वो खुशी खुशी सर उठाती है और उस पे उसके सर पे एक कपड़ा बांधते हैं, जो गुरुद्वारा में घुसने की प्रक्रिया है। बजाज स्कूटर के ऐड में गोरी महिला का क्या रोल, बताइए। इसको चलाने से हमारी ऐसी शादियां होंगी। बताइए उसके पीछे मान्यता क्या है जी। अच्छा पंजाब, ये मैंने आज तक नहीं सोचा भैया, ये नई चीज बता दी आपने कि पंजाब के लोग कनाडा पहुंच गए जी। हाँ वो भी है, रंगोली जा रहे हो तो लगता है कि तहस नहस कर देंगे और रंगोली के ये आसपास जाते हैं जी भैया। मतलब हमारा बाजार भारतीय है, दुनिया के सब लोग तो एक बड़ी चीज है, अभी तक भारत के लोग बाहर जा रहे थे, एक गोरी महिला आके भारत में आके हमारे तीर्थ स्थल पे जा रही खुशी खुशी क्या दिखाता है कि अभी दुनिया हमको एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है। ये छोटी सी गोरी महिला को लाने का यही उद्देश्य है कि अभी दुनिया, और दुनिया मतलब अफ्रीका की दुनिया नहीं, बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल की दुनिया नहीं, वो कहाँ की दुनिया, पश्चिम यूरोप या अमेरिका की दुनिया, और उसमें से भी गोरे लोग। कोई भारतीय आदमी जो 50 साल वहां चला गया तो अमेरिका पासपोर्ट में आया, वो फॉरेनर नहीं, ना एक काला फॉरेनर। तो ये देख सकता है कि ये रंग के आधार पे मान्यता है। और ये एक चीज है, जब भारत 2000 में खुल रहा था और 2000 में भारत खुल रहा है और लोगों ने भारत में आके यहाँ रहना शुरू किया है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारत इससे विकसित हो गया है। एक छोटी चीज से उससे आता है। हाँ ये वो है, इसका लास्ट शॉट किसी को याद है? आखिरी शॉट इस वीडियो का, आखिरी शॉट क्या है इस वीडियो का? दो लोग बाइक में जा रहे हैं लड़के, और पीछे वाले लड़के ने एक बाजा पकड़ा हुआ है। किस चीज, कौन सा बाजा है? सितार। और सामने वाले लड़के ने शर्ट क्या पहनी है? उसने गंजी पहनी है ब्लैक। हाँ, व्हाइट गंजी मतलब शर्ट नहीं पहना, ब्लैक गंजी मतलब ये पहन के घूम रहा है। व्हाइट गंजी ब्लैक गंजी में फर्क है। आप कितने लोगों ने आज तक बाजार में या रोड पे किसी को सितार लेते हुए देखा है बाइक पर? क्या दिखता है आमतौर पे? गिटार। अब सितार क्यों डाला इन्होंने? ये वही है, आधुनिक पर पारंपरिक, ये उसका वो है, और वो बहुत पावरफुल शॉट है। तो ये बजाज इस टाइम पे आया जब भारत में आधुनिकता और परंपरा का एक बैलेंस हमको लगा था कि हमने बना के रखा है। अब वो है कि नहीं पता नहीं अभी। हाँ, मैं फिर से प्ले करता हूँ और आप देखिए इसको, और ये देखिए कि म्यूजिक कैसे बदलता है ना। और एक एक चीज ना, इसलिए एडवर्टाइजिंग में एक एक चीज बहुत ध्यान से जाती है कि क्या कम्युनिकेट करना है, किस मान्यता से करना है, कौन कब खुश हो रहा है। ये सबसे जरूरी शौक है हमारा नए भारत की, बुलंद भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। मैंने आज तक इसको नहीं देखा, मैं कम से कम भारत के 15 शहर घूम चुका हूँ, पर देखिए ये गिटार नहीं दिखाया ना, सितार दिखाया। अच्छा, और सितार बजाने वाले अक्सर क्या कपड़े पहनते हैं? क्योंकि पारंपरिक ढंग पे होते तो कुर्ता पजामा पहनते हैं। ये अगर कुर्ता पजामा पहनते तो उतना इम्पैक्ट आता। तो ये है आधुनिकता। और इसको कैसे, तो इसको एक अंग्रेजी में एक शब्द है साइंस या सिंबल्स, प्रतीक। कैसे एक चीज, एक प्रकार का कपड़ा देख के हम लोग एक प्रकार से चीजों को करते हैं, है ना। तो देखा इस बार आपने ऐड में क्या नोटिस किया? और म्यूजिक देखा आपने कैसे हर जगह पारंपरिक हो गया है ना। और छोटी छोटी चीज को कैसे उन्होंने ये एक बिल्डअप किया इसमें। मैं एक बार एक शादी के, किसी की शादी हो रही थी, तो मैं अपने भाई को, मेरे भाई की शादी थी, उसको मैं अचकन दिखाने एक दुकान ले गया था दिल्ली में। और उसी के साथ में एक माँ थी अपने बेटे के साथ। ये बेटा छोटा था, इसके बड़े भाई की शादी हो रही थी, तो बेटे के अचकन के लिए लेने आई थी, जिसे मैं अपने भाई के लिए कुर्ता लेने गया था। वो बेटे को शायद होगा 20 साल का, उसको एक ब्लैक अचकन पसंद आ गया। और जब उसने उसको पहना
और जब अपने आप को शीशे में देखा, उसके चेहरे पे जो मैंने एक्सप्रेशन देखा वो ऐसा था कि मैं आज वैसा दिख रहा हूँ जैसे मैं लाइफ में दिखना चाहता हूँ। और उसने मम्मी को बोला, मम्मी लेंगे तो यही। मम्मी की हालत साइड में खराब कि दूल्हा का बेटा काला अचकन पैसे कैसे घूमेगा। काला हमारे यहाँ शुभ मानते हैं कि अशुभ मानते हैं? अब बदल गया है क्योंकि ब्लैक की स्कूल ज़्यादा हो गया है, पर वैसा देखेंगे काला कपड़ा सामान्य रूप में शादी या अच्छे मुहूर्तों में नहीं पहना जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, पर उसके लिए काला कूल के साथ बहुत जुड़ चुका था और मम्मी के लिए काला संस्कृति या मुहूर्त शुभ के साथ जुड़ चुका था। ये है क्लैश, है ना, जब एक ही कलर के साथ हमारी अलग अलग मान्यताएं हमारी हो जाती हैं। जैसे अभी सफ़ेद कुर्ता पजामा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर एक टाइम पे सफ़ेद चीज़ पहनना महिला बहुत ठीक नहीं मानती थी क्योंकि उससे एक अलग मैसेज चला जाता था। इसी का एक और ऐड है, जो प्रोडक्ट अलग है इसका, ये लगभग 2014-15 का शायद। इसमें जो बोलता है वो अंग्रेजी में बोलता है, पर ऐड को देखिए क्या कपड़े पहने, कहाँ घूम रहे हैं, है ना। जैसे अब बजाज का ये, जैसे पिछले दो ऐड में फर्क क्या था, पहले में सब प्रकार के लोग थे, सारे धर्म के लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थी। पिछले ऐड में क्या हुआ, सिर्फ युवा थे जो गाड़ियां चला रहे थे। आसपास सीनियर लोग थे पर वो सिर्फ युवा थे, महिला और पुरुष। धर्म ज्यादा दिखाए, थोड़ा दिखाए। शहर की गांव, शहरी। अभी प्रोडक्ट शहरी हो गया ये वाला। अब ये देखते हैं, I forgive my father. I forgive women. I forgive my boss. I forgive the government. I forgive my Baba. I forgive my past. I forgive them all. I feel like God. Bajaj Avenger DTSI. लास्ट में क्या लिखा था, फील लाइक गॉड। हम भी दिव्य मानव की बात कर रहे हैं, हम शायद भटक चुके हैं, ये जल्दी पहुंच रहे बात है। बताइए ये ऐड कैसा लगा आपको, क्या क्या चीजें देखी इसमें? पूरा आ गया अभी एक व्यक्ति पर, है ना। और ये बार बार बोलता रहता है कि उसको कुछ चीजें याद आती हैं और ये बोलता है कि आई फॉरगिव देम, मैं उनको माफ करता हूँ। किस किस को माफ कर रहा है ये? पिताजी को, प्रेमिका को, बॉस को, नाई को। जब गड्ढा आता है तो किसको माफ करता है? गवर्नमेंट को, है ना। अब देखिए अभी, आप देखिए अभी इसमें क्या वैल्यूज चल रही है, अभी इस वक्त क्या मूल्य भी जरूरी हो गया है। अभी जीवन मूल्य नहीं, जो हम लोग 30 मूल्य पढ़ते हैं वो छोड़ दीजिए। मूल्य मतलब यहाँ वैल्यू देखिए कि इस चीज में क्या चीज, क्या फीलिंग, इमोशन युवाओं इस व्यक्ति से रिलेट करेंगे जी। फ्रीडम, फ्रीडम कैसे दिखाई इन्होंने? लद्दाख में घूम रहा है। ये ऐड लद्दाख में क्यों शूटिंग है, हिमाचल में क्यों नहीं शूट हुई? क्योंकि अब लद्दाख जुड़ गया है आजादी से। लद्दाख आपको बड़े बड़े पहाड़ दूर करके जाना पड़ता है और लद्दाख में 50-100 किलोमीटर तक आपको आदमी नहीं दिखता है। और जब आदमी आदमी से परेशान हो चुका है तो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उसको कोई भी आदमी नहीं दिखे। ये है एक फ्रीडम, है ना। और वैसे लद्दाख वीरान जगह है, पर लोग लद्दाख जा क्यों रहे हैं आजकल? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीडम का सेंस है। हिमाचल, उत्तरांचल सब लोग घूम लिए, अभी सब जगह लोग दिखते हैं, बोलते मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे लोग नहीं दिखे। और बताइए और क्या है इसमें? बड़ा स्ट्रेंज है, देखिए ना। और वो लोगों को, एक आदमी बाइक स्टार्ट कर रहा है और ये रुका नहीं। और आप देखिए 10 साल पहले ये अच्छा दिखता, बुरा दिखता, पर ये ऐड में निकल गया और लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। अगर आप कुछ भी गलत दिखाते हो तो ये ऐड सक्सेसफुल नहीं होता है। बाइक का नाम भी एवेंजर है जो बदला लेता है।
पर आप देखिए कुछ इस ऐड में मुझे दो चीज़ें दिखी जो 15 साल पहले ऐड बनाते तो लोग उस पर ऑब्जेक्ट करते। एक है कि उसने किसी को हेल्प नहीं किया और वो देख के खराब भी नहीं लगा, और ऐसा भी नहीं कि आदमी दुखी है, रो रहा है, ये थोड़ा हंस रहा है। दूसरा, लास्ट के शॉट में एक किसान काम कर रहा है और वो उठ के अपनी पीठ सीधी करता है, मतलब उसको मुश्किल हो रही है, और ये तब बोलता है आई फील लाइक गॉड। मेरे को दर्द नहीं, अच्छा है मैं वो काम नहीं कर रहा। भारत में किसानी को नीचे दिखाना ज़्यादा नहीं होता फिल्म मेकिंग में। हमेशा किसानी को हाथ से काम करने को फिल्म और ऐड में तो मेरे देश की धरती ये वो उसको कभी खराब उसको ऐड में नहीं दिखाएंगे। नहीं तो क्या है, ऐड में ऐसी चीज़ करोगे जिसमें समाज आपत्ति उठा तो नहीं करते। पर इसमें मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक मेहनती आदमी के सामने इसने बोल दिया कि मैं खुश हूँ कि मैं वो मेहनत नहीं कर रहा, आई फील लाइक गॉड। इसका दिखता है कि ये, और ये ऐड पॉपुलर ऐड है। बाइक फेल हो गया, ऐड अच्छा है भैया। हाँ, बाइक फेल हो गया अलग है वो, पर ऐड अच्छी है। ऐड आपको क्या लगता है ये ऐड लोगों को अपील करेगी कि नहीं कर रही होगी? तब ये ऐड युवाओं को अपील की होगी कि नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी ऐड। इसका मतलब कि कुछ वैल्यू सिस्टम में और कुछ शिफ्ट हो गया है। वो तो बाइक में कुछ गड़बड़ होगी तो अलग चीज़ है पर ये 3 ऐड से जो चीज़ मुझे लगता है कि जो शिफ्टिंग है कि कैसे एक फैमिली, सारे धर्म, सबसे कुछ युवा और उसके बाद फिर एक व्यक्ति, जिसको आजकल हम व्यक्तिवादिता के रूप में देखते हैं, है। तो ये 3 ऐड बड़े इंटरेस्टिंग है और ये ओवर द ईयर्स करते हैं। जो युवाओं के साथ करता हूँ तो उनसे बहुत बुलवाता हूँ, उनके साथ तो मैं एक चार्ट बनवाता हूँ कि तीनों ऐड में क्या क्या अलग 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 टाइम पे हुए। तो एक सवाल आता है, ऐड समाज की मानसिकता बता रहे हैं कि ऐड समाज की मानसिकता बना रही हैं कि समाज की मानसिकता ऐड में दिखा रहे हैं? आपको क्या लगता है? दोनों होता है। हाँ, किनको लगता है कि ऐड समाज की मानसिकता दिखाते हैं? ठीक है। किनको लगता है बनाते हैं? है ना। और होता दोनों है, पर एक चीज तो पक्की होती है कि जो समाज की मान्यता है ऐड उसको दिखाता है। तो मुझे हमेशा ये नहीं लगता कि कंपनियां खराब सोच रही हैं। कंपनियां ये सोच रही हैं क्या चल रहा है और उसको कैच ऑन करके वो ये करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि कंपनियां ये देख रही हैं कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में, क्या फैशनेबल है। और अभी जो दिक्कत हम सबको शिविरों में होती है वो ये होती है देखने में कि सब लोग सफलता चाहते हैं पर एक्चुअली उसका चित्रण क्या है, एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे दिखता है। तो एक युवा के अंदर चित्रण में गाड़ी क्या आ चुकी है, उसका घर क्या आ चुका है, उसकी घड़ी क्या आ चुकी है, उसको कहाँ ट्रैवल करना है, ये सब उसका चित्रण में ऑलरेडी आ चुका है। और फिर हम उसको बोलते हैं कि ये सब खराब है। तो पहला होता है जो शिविर में हमको ब्रेक करना होता है, जो शिविर में हम करते हैं, हमको ये ब्रेक करते हैं कि इच्छा और चित्रण में हमको डालना पड़ता है एक गैप, कि जो मूल्यांकन करना है वो ये करना है कि सफलता का चित्रण जो मैंने माना था शायद वो चित्रण सीमित है। सफलता खराब चीज़ नहीं है, सफलता का चित्रण शायद सीमित हो सकता है, क्योंकि जो सफलता हमको दे रही है शायद वो एक क्षण के लिए दे या कुछ टाइम के लिए दे, हमेशा के लिए नहीं देगी। हम यही चीज़ करते रहते हैं। जैसे एक बीच में क्लोजअप का एक बहुत पॉपुलर ऐड हुआ था जिसमें एक लड़का ब्रश करके घर से जाता है क्लोजअप से और वो मार्केट में जाता है, भरी मार्केट में, और मार्केट में जाके वो हवा करता है। इसका एक फ्रेश हवा का एक गुब्बारा बनता है और एक गुब्बारा बीच के सारे बुढ़े लोग, नाटे मोटे लोग सबको पार करके एक यंग सुंदर लड़की पे आता है। और तब अब गुब्बारा ने कैसे पहचाना हमको नहीं पता, और आके फिर वो लड़की उसको करती है, उसको वो कोलगेट की फ्रेश ताजगी वहां तक पहुंची, और फिर वो लड़की घूमती है और उस लड़की की तरफ आती है और पीछे गाना बजता है, पास आओ पास आओ पास आओ ना। अब देखिए इसमें ये ना तो बहुत सारा हमारा दिखना, अच्छा लगना, ये सब चीज़ें तो एक बड़ी चीज़ है। एडवर्टाइजिंग कैसे इस चित्रण को बनाती है, सोशल मीडिया भी इसको बनाती है और हर चीज़ इसको भी रिपीट करते रहते हैं। ये समाज में मान्यता है जो ऐड से हमको आसानी से दिखता है, पर ये मान्यता भी समाज में है। अच्छा कपड़ा, अच्छा कंपनी, अच्छा ऑफिस, अच्छी गाड़ी, ये सबकी मान्यता समाज में है। अब टाइम बताइए कितना करना है, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। 10 में ठीक है। मेरे पास दिखाने के लिए तो काफ़ी सारा सामान है, पर मैं कुछ चीज़ और दिखाता हूँ। कुछ थोड़ा अपने फिल्म का भी क्लिप दिखाना चाह रहा था।
फिल्म का राइट यूज कैसे दिखता है, कैसे सोचते हैं? ये जो मैंने देखा है कि जब मैं युवाओं के साथ सेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि जब ये मान्यता को फिल्म में ऐड में देखते हैं ना, जो इसको देख लेता है उसके प्रभाव के फिर वो आगे हो जाता है, क्योंकि जीवन में उसके प्रभाव को अपने ऊपर देख लिया। तो हम कोशिश ये करें कि मेरे हिसाब से मैं ये ऐड किस लिए करता हूँ, आपने अच्छा वो पूछा। ये मुझे लगता है कि जब ये लोग देखते हैं, ये देख के लोग ये देखते हैं कि मेरे अंदर मान्यताएं कैसी बन रही हैं, फिर हम अपने अंदर की मान्यताओं की ये स्पॉटिंग करते हैं, उसको हम पहचानते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जब एक व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया को देख लेता है तब उसका प्रभाव जब फिर से ऐड को देखता है तब इतना ज़्यादा नहीं होता, समीक्षा के बाद वो समीक्षा कर पाता है उसका। बट करने लायक हमारे लिए क्या है? कि हम लोग को सेंटर में मैं भी एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि कैसे मान्यता चित्रण बनती है, वो वाला एक दिखा रहा हूँ प्रक्रिया, बस फिल्म के माध्यम से कैसे होती है उसका एक प्रक्रिया है, और इसके साथ साथ कुछ सार्थक चीज़ें। पर कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हैं। जैसे हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि इच्छा 3 प्रकार की है, कारण इच्छा, तीव्र इच्छा और सूक्ष्म इच्छा। कारण इच्छा हम सबने दिखा दिया, वातावरण में देख के मेरे अंदर वो बन गई अभी तीव्र, ये हो रहा है जो ऐड को देख के या किसी चीज़ को देख के होता है। फिर एक हुआ सूक्ष्म इच्छा। तो बहुत कम फिल्म है जो मुझे लगता है कि सूक्ष्म इच्छा के लेवल पे कुछ चीज़ को करती हैं। तो एक ऐड है, एक ऐड ही है वो, पर वो बड़ी मज़ेदार है, वो प्रिय लाभ पे ज़्यादा नहीं जाती, तो उसको मैं प्ले करता हूँ। मुझे लगता है वो मैं वर्कशॉप में भी दिखाता हूँ और लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है वो। यहाँ पे से कई लोगों ने देखी होगी इसको, ये इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हुई थी, है ना। पर ये भी एक्चुअली ऐड है, पर इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ों को वो किया है। तो अभी धीरे धीरे जो चीज़ हो रही है, इस प्रकार के ऐड और बनना शुरू हो रहे हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे, बट मूल्यों को भी या कुछ और चीज़ को भी देख रहे हैं।เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกัน
वैसे ये थाई लैंग्वेज में थी। आप में से कितने लोगों ने उसको पहले देखा है? काफ़ी इंटरनेट में पॉपुलर होती। बाकी वो कैसे लगी है? छोटी फिल्म, क्या छुआ भी आपको उसमें? सबसे हिटिंग पॉइंट वो कौन सा है ऐड का? जब वो बच्ची को देखते हैं। और देखिए फिल्म कैसे काम करता है। सबसे जो हाई पॉइंट है फिल्म का, उसमें कोई म्यूजिक नहीं है। उस क्षण पे फिल्म में म्यूजिक और साउंड खाली हो जाता है। तो या तो खाली से म्यूजिक पे लाएंगे या म्यूजिक से खालीपन पे ले जाएंगे। इससे एक इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग क्रिएट होता है। पर कैसे लगी ऐड बताया? आपको छुआ क्या क्या इस ऐड में? क्या क्या इसमें छुआ? हेल्पिंग नेचर का, संवेदनशीलता काफी है। और वो रखता है बिल्कुल। और चारों अवस्थाएं, ठीक है। और जी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी कैसे दिखाएंगे वो? वही देखिए। तो ये कम से कम इसमें 6 कहानियां हैं और 6 कहानियां 3 बार आती हैं। पहली बार क्या होता है, वो क्या करता है उसमें? प्रयास करता है, उसको कोई नहीं सुन रहा होता। दूसरी बार वो करता रहता है, थोड़ा रिजल्ट आता है और लास्ट में वो रिजल्ट आ जाता है ना। तो ये जो कह रहे हैं ऐसा है कि हर चीज़ को वो 2-3 बार वो एक्चुअली इसको कर चुका है। और बताइए कुछ कहते हैं? सेल्फलेसनेस दिखाए है ना। तो इसमें एक सरल चीज़ है जो एक व्यक्ति को देखा। और ये व्यक्ति दिखता कैसे है? ये दुखी दिख रहा है कि सुखी दिख रहा है? लोगों को पैसा देते हुए, हेल्प करते हुए ये सुखी दिख रहा है कि ये दुखी दिख रहा है? हाँ, संकोच बीच में होता है जब उसको लगता है कि मेरे पास कम है, जैसे पैसा देते टाइम या जैसे अपना खाना देते टाइम। पर वो ओवरऑल खुश है कि नहीं है? ओवरऑल दिखाते हैं वो खुश है ना। वो काफ़ी है। और आप देखिए इसमें आपको प्रिय हित लाभ की वजह से खुशी होना इसका दिखेगा ही नहीं, जो बहुत कम फिल्म में दिखता है। ऐड में तो बहुत कम दिखता है और इसमें दिखता है कि लोगों की मदद करना है ना, प्रकृति का ख्याल रखना, ये इसके लिए बन जाते हैं। मैं फिल्म में, मैं वर्कशॉप में जब ये ऐड प्ले करता हूँ तो यंग लोगों का रिस्पॉन्स इस ऐड का बहुत अलग आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसी कुछ फिल्में भी अगर हम वर्कशॉप में दिखाती हैं, जिसका एक उदाहरण ये है, कुछ और भी मैं उस उदाहरण समय तो दिखाऊंगा, तो फिर जो फिल्म में जो प्रभाव, जो एक आवेश वाला है, फिर ये अच्छाई वाला भी लोगों को ये दिखना शुरू हो जाता है ना। या उनको फिल्म से वो अंदर छूता है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की ये करना। और इसमें सबसे पावरफुल स्टोरी का है जो आपने बता दिया कि वो इसको करता रहता है। इसमें कुछ और चीज़ें मुझे लगता है कि और लोगों में डालने की आवश्यकता है। कोई इसको अप्रिशिएट करे ना करे, ये उसको कर रहा है ना। और कुछ कुछ चीज़ें मैच करती, जैसे अपनी स्थिति इसकी बहुत अच्छी है, इसके कारण वो अच्छे से उसको कर पा रहा है। करते हुए उसको त्याग, दया, ये वाली चीज़ उसके अंदर नहीं है। और लास्ट में फिर वो आता है, कुत्ते के साथ है, इसके साथ है, कम खाना खा रहा है। और इसके शब्द बहुत अच्छे हैं। ये कहता है कि इसको ऐसी चीज़ मिल रही है जो पैसा नहीं खरीद सकती, इसको फेम या यश नहीं मिल रहा, इसको गहरी समझ मिल रही है, हाँ, इसको वैल्यूज मिल रहा है, ये करके आता है। मैं इसको इसलिए भी दिखाया क्योंकि ऐसे ऐड मैंने बहुत कम देखे जो काफ़ी अच्छे से पॉजिटिवली व्यक्ति को छूते हैं। नहीं तो फिल्में बनती हैं, ऐड बहुत कम देखते हैं। और ये थाई लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है। भैया पता नहीं, कई बार ना आजकल लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं बनाते, एक विचारधारा पे ऐड बनाते, वो बहुत अलग तरीके से होता है। मेरा तो मन करता है कि लास्ट में काट दूं उसको, जिन में दिखाने लायक फिल्म नहीं पर वो खराब लगेगा वो। पर वो थाई लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है, बहुत ही पावरफुल ऐड है। और इसको, इसका एक भारतीय कॉपी बनाए। हाँ भैया, हाँ, संकोच करता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उस वक्त वो जो महिला है जो सभा में बैठी हुई है, वो भी संकोच करती से लेते टाइम। बहुत इसमें भी ना बहुत पावरफुली 4 मिनट में इतनी कहानियां, मतलब एक एक फ्रेम देखते हुए जाएंगे ना तो चौंक जाएंगे, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग इसमें बहुत अच्छी की है। हाँ, तू लेट कैसे आया। और जब लास्ट में वो किसी को और दे देती है, इसके होश उड़ जाते हैं कि इसने कैसे उस महिला को और दे दिया। और देखिए इसमें भाषा बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसमें अपना भी भाव और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है।
तो ये मुझे उन एड्स में से लगा जो मुझे लगा कि बहुत ही अलग थी, मतलब बहुत अलग तरीके से उन लोगों ने चीज़ों को टच अपॉन किया। जी, एड्स तो काफ़ी सारी हो गई हैं। ये विचार था कि कुछ लक्ष्य के फेलोज भी हैं और कुछ ये भी हैं, कुछ जीवन विद्या के ऊपर भी मैंने कुछ युवाओं की फिल्म बनाई थी 3-4 मिनट की, दिखा दूं मैं एक दो उसमें से, है ना। तो वो उनकी शॉर्ट कहानियां थी, ये इस बैच के अध्ययनार्थी और ये हैं, और इसके बाद में थोड़ा 1-2 क्लिप अपने फिल्म का दिखा दूंगा। मैं इसमें सिर्फ 2 दिखाता हूँ। तो इसकी पीछे की पृष्ठभूमि आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा शायद। इसकी पीछे की पृष्ठभूमि है कि मेरे को कई साल पहले एक संस्था ने बोला था कि आप युवाओं के साथ काम करते हो, कुछ अच्छे युवाओं पे पिक्चरें बनाओ। तो मैंने उसमें से कहा कि मैं कुछ जीवन विद्या के युवाओं पे बना रहा हूँ। तो उनमें से 2 की है जो मैंने 8 युवा किए थे, अभी 2 का प्ले करता हूँ। एक तो सागर हैं जो रायपुर में है, रायपुर में रहते हैं, अब मैं उनसे कई साल से मिला नहीं, ममता जैन दीदी के परिवार के हैं। और एक है महीन नहीं, रोशनी, जो चांदी दीदी की बहन है। ये 10 साल पहले मैं लोगों का इंटरव्यू किया था। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा फिल्म लास्ट ईयर, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा ये। तो ये मैंने इनसे इंटरव्यू किया कि इनको जीवन विद्या में अच्छा क्या लगा। जब 5 साल से कम उम्र में थे तो अपने को ऐसा लगता था पापा ही अपने सब अच्छे हैं, तो एकदम बेस्ट है। 10 साल तक पहुंचे तो समझ में आया इससे अच्छे तो मेरे दोस्त के पापा है, अच्छे हैं, तो एकदम बेस्ट है। ऐसा लगता था पापा ही अपने सब अच्छे हैं, तो एकदम बेस्ट है। 10 साल तक पहुंचे तो समझ में आया इससे अच्छे तो मेरे दोस्त के पापा है, उसको छूट देते थे। 15 साल में समझ में आया ये कोई अच्छे नहीं, हम ही अच्छे हैं। हम बोल कुछ रहे हैं और जी कुछ रहे हैं। उसने थोड़ा परेशान कर दिया, उसने परेशान किया तो सवाल उठे मन में कि क्या ऐसे ही जिएंगे हम हमेशा? कहाँ से मिल जाए, कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल जाए? ये पढ़ने से मिल जाएगा, ये करने से मिल जाएगा, या गांधी जी के जैसे जीने से भी मिल जाएगा, तो चलो वैसा करके देख लेते हैं। माँ बाप अगर एक बार रिएक्ट करते तो अपन वो चीज उनके ऊपर 10 बार रिएक्ट कर देते, लेकिन अपने मन में ये माँ बाप एक बार भी क्या कर रहे, तो बड़े हैं, समझदार हैं, पूरी दुनिया देखे हुए तो। स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं पैसा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, घर वाले भी स्कूल भेजते हैं तो ये बनना वो बनना। संबंध की बात तो कोई नहीं करता, और सबको तकलीफ संबंध से ही है। पैसा तो आज चीज आदमी, कोई भी आदमी कमा लेगा। आदमी को 2 वक्त की रोटी खाना, दिन भर में 2 घंटा मेहनत करेगा, कमा लेगा, लेकिन संबंध कहाँ से खरीद के लाना है? इसकी कोई दुकान है तो बताओ। जीवन विद्या से मैंने किया था, तो वहां पे ऐसी बात बोली गई कि कोई आदमी तुमको दुखी नहीं करना चाहता, वो अपने आप पे सुखी होने के लिए कुछ काम करता है, उससे तुम दुखी हो जाते हो, और कुछ नहीं है। उसका दुखी करने का महत्व नहीं रहता। वही चीज मैंने अपने ऐसा पॉइंट अपने गौर किया कि पापा मेरे को दुखी नहीं करना चाहते थे, अपना सुखी होने के लिए बोले कि नहीं बेटा मैं तेरे लिए ऐसा नहीं करूंगा। 21 साल का सब चीज धोया हुआ दिमाग में,
वो एक आध दो सीरीज करने से नहीं होना है। हाँ, एक आध दो सीरीज करने का रास्ता मिला, उसमें अपन फॉलो अप कर रहे हैं, 5-10% अपने को जीवन में अपने को अच्छा किए, वो अपन 10% को 100% तक करना है। पहले तो मैं अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता था, इधर से उधर भाग जाता था, लेकिन आज की तारीख में पापा से आधा 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी लाइफ ऐसी की ऐसी चलती, दिन भर घूमो भटको, घर वालों से लड़ाई करो। आज की तारीख में रहता हूँ और घर वालों के साथ कभी कभी घूमने जाता हूँ, जो मैं आज तक नहीं गया। घर वालों को जाने नहीं ऐसा बोलता था, आज चले जाता हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सब चीज़ बहुत पॉजिटिव चीज़ मेरे को लगती है, और उस चीज़ से घर वाले भी खुश हो रहे हैं। नहीं, थोड़ा तो समझ रहा है। so much of stress when we were studying in college कि जो ट्रेंड चल रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं, then I'm confident। अगर नहीं चल रहे हैं, चाहे जो भी हो, क्लोथ्स हो चाहे स्टडीज हो, है ना, कॉन्फिडेंस से भी पहले जो चीज है कि हमारा व्यू कैसा है लाइफ का, या हम कैसा सोच रहे हैं, क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से ही कॉन्फिडेंस था। वर्कशॉप से मुझे पता लगा कि नहीं, सब सेम है, समानता इज अ वेरी बिग थिंग। इंच भर का भी हमारे में कैपेबिलिटी या फिर हमारे में जो मतलब बोलना चाहिए सोचने की समझने की जो शक्ति है, जो हमारे में जो पावर है, वो सब में सेम है। ये जब पता लगा ना तो उस दिन से मन में से डर ही चला गया। तब से वो कॉन्फिडेंस की यात्रा चालू हो गई, ट्रैवलिंग चालू हो गई कि मेरा सोचना, मेरा समझना, मेरा एक्सप्रेस होना, दैट इज ओनली माई एक्चुअली मतलब मेरा माई ब्यूटी, माई एवरीथिंग, माई रियल थिंग, मतलब नॉट ऑल दीज एक्सटर्नल थिंग्स। रियलिटी जो मुझे अभी तक एक्सप्लोर करके समझ में आई, स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, तो व्हाट आई एम या व्हाट इज माई इम्पोर्टेंस या व्हाट्स माई अल्टीमेट गोल, नॉट माई करियर, व्हाट आई एम वर्किंग और व्हाट आई एम डूइंग और वेयर आई एम लिविंग, दिस इज नॉट माई अल्टीमेट गोल। हम हर पल खुश रहना चाहते हैं, दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। हर पल हमारे पास सोल्यूशन हो, हम कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे, ना किसी के साथ रहे, ना अपने अंदर रहे, और जब हम सब मिलके जीते ना तो बहुत इजी हो जाता है। ये अकेले का वो नहीं है जर्नी, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। ये कुछ युवाओं के साथ 8 युवाओं की फिल्म बनाई थी, उसमें से मैं आपको भी 2 दिखा रहा हूँ। इसको भी हो गया लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो कई सारी वर्कशॉप्स में दिखाता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और कैसी लगी वैसे आप लोगों को ये? जी, इसमें महीन के लिए बारे में भी एक फिल्म बनाई थी मैंने। महीन जो यहाँ पे रहते हैं, और जब हमारा अध्ययन शुरू हुआ था उसमें महीन भी आए थे। तो ये फिल्म में दूरदर्शन में भी स्क्रीन हुई थी, और मतलब इसको लगभग शायद 10 या 15,000 या 20,000 लोग इसको भारत में अलग अलग स्कूल कॉलेज शहरों में देख चुके हैं, शायद ज़्यादा भी है। 3-4 साल बहुत सारी युवा संस्थाओं ने ऐसे 2 फिल्में बनाई थी 8 युवाओं पे। उन्होंने मुझे बोला कि अब युवाओं पे फिल्म बनाई 8 युवाओं पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं पहले सभी जीवन विद्या के युवाओं को लेकर फिल्म बना रहा था। तो मैंने कहा ऐसे मत करो, कुछ नॉन जीवन विद्या भी ले लो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि एक संस्थान का ही फंडिंग कर रहे हैं। तो 4 महीने जीवन विद्या के लिए, 4 महीने कुछ और लिए जो अच्छा काम कर रहे थे। तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी चली।
लोगों को सागर की कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई, बहुत। जब हम एडिटिंग कर रहे थे तो जो जिन एनजीओ ने इसको फंड किया था वो कहते हैं सागर की कहानी इतनी अच्छी नहीं लग रही, और मैं उनको कहा था कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सागर की कहानी हिट करेगी, और वही हुआ। सबसे पॉपुलर इसमें कई लोगों की सागर की कहानी थी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा अटकाव था जो उसका शिविर से हुआ। और सागर को मैं मिला भैया सत्यम के शिविर में, जब अनीता जी के यहाँ पे मृदु मैंने बहुत पहले शिविर किया था, तो एक लड़की आई थी उसमें, उसने कहा मैंने अपने भाई के अंदर परिवर्तन देख के मैं शिविर करने आई हूँ। तो पूछा कि कौन है आपके भाई, तब मैं सागर से बोला, तब विकास भैया थे। विकास भैया के ये वो है शायद विकास जैन भैया, जो भी नहीं रहे, उनके शायद भतीजे हैं या कुछ हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, भैया तो जानते हैं, भतीजा है सागर। अब मुझे पता नहीं कहा, बहुत साल से नहीं मिला उसको। और ये इन लोगों के साथ लंबे लंबे इंटरव्यू है, 2-3 घंटे मैंने उनको बस बोलने दिया, बोलते 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 फिर कटिंग करके एडिटिंग करके उसमें से एक उसको निकाला। हाँ ये इसका, हाँ जी जी, हाँ इसमें लगभग 1.5-2 दिन उनके साथ बैठ के उनकी पूरी कहानी सुनी, फिर उसका कुछ बनाया, फिर अगले दिन 2 दिन जाके उसका शूटिंग किया। उसमें मुश्किल भी है क्योंकि जीवन विद्या के लोगों को हमको शूटिंग करते टाइम ये भी दिखाना है कि प्रयासरत है, ऐसा नहीं कि ये निरंतर सुखी हो चुके हैं। तो वो बैलेंस कैसे दिखाया वो कठिन है, तो उसका इसमें प्रयास किया। रोशनी का गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है, जो ब्यूटी और 10 वाला बोलती है ना, वो बहुत सारे मतलब देश में कई जगह इसको दिखा दी हूँ, लोग कहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। जनरल यूथ वर्कशॉप्स में लोग इसको देखते ही हैं, जो नॉन जीवन विद्या वाले, जीवन विद्या वालों में बहुत जगह मैंने इसको दिखाया। महीन भी यहाँ पे हैं, जो अनिल राठौर भैया के बेटे हैं, हिंगना में उनका खेत है। तो महीन बता रहे थे कि उनके नाना महीन से बहुत नाराज थे कि तुमने ये सब करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छोड़ के खेती करना शुरू कर दी। एक दिन उसके नाना टीवी देख रहे हैं और टीवी पे ये फिल्म आ गई, उसमें महीन आ गया टीवी पर। तो कहते महीन ने बोला भैया आपकी फिल्म की वजह से मुझे अध्ययन करने का अवसर मिल गया। नाना ने बोला बेटा जो करना है करो, अभी तुम ये हो चुके हो। मुझे इसलिए भी लगता है कि जो अभी खुशियों के एम्बेसडर ये सब चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे समाज में लगता है कि हम लोग स्थापित लोग हैं। नहीं तो क्या रूप बल धन पर बुद्धि में तो नहीं आते। माँ बाप को हल्का सा यूट्यूब इंटरनेट पे दिख गया तो उनके जो अरमान है कुछ उनके पूरे हो जाते हैं, और लगता है कि हाँ ये कुछ है। ऐसे नहीं कि उनके बारे में दुनिया बिल्कुल कुछ जानती नहीं, उनको पहचानती नहीं। तो इसलिए मुझे ये कुछ फिल्में इसलिए भी दिखाता हूँ कि सार्थक भी बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं। एक और फिल्म मेरे पास है, उसकी कहानी आप सुनेंगे तो मतलब उसने इंटरनेट में एक वेबसाइट को क्रैश कर दिया था। 3 मिनट की छोटी फिल्म है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई। तो ये फिल्में इसलिए भी दिखाता हूँ मैं क्योंकि बहुत सार्थक फिल्में भी जिनका प्रभाव भी बहुत सार्थक है, और कुछ फिल्में शिविरों में भी बहुत सारी चर्चा के लिए बहुत सारी फिल्में हैं। आप में से कोई कभी इंटरेस्टेड है पर्यावरण पे, संबंध पे, कई सारी चीज़ें जो कुछ कुछ फिल्में खोल देती हैं, और युवाओं को फिल्मों के बाद देख के उस पर चर्चा करना कई बार अच्छा भी लगता है। जी मैं भी एक जी मैं वही दिख रहा हूँ, क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। हाँ वो एक उसी को निकाल रहा हूँ मैं। भेड़ चाल वैसे कन्नड़ में है, तो जी मैं उसकी कुछ कुछ क्लिप्स आपको दिखाया था कि वो फिल्म किस बारे में है। और मैं 1-2 चीज शेयर करना ये भी चाहूंगा कि मैंने इस फिल्म के माध्यम से 1-2 प्रयोग किया, उसका रिजल्ट कैसा है। ये फिल्म का ओपनिंग टेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज नॉट डेथ बट ऑफ अ लाइफ विदाउट पर्पस। कि जिंदगी का सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु नहीं है पर लक्ष्य का ना होना है। तो ये इससे मैंने फिल्म को शुरू किया। और ये फिल्म है 2 लोगों के बारे में, जो नीलकंठ मामा हैं जो 80 साल के एक भेड़ चलाने वाले हैं, और एक वजीर हैं वो 50 साल के हैं। उत्तर कर्नाटक में बेलगांव एक शहर है, उसके पास भेड़ चराने वाले की अलग अलग जातियां हैं। महाराष्ट्र में उनको धंगर बोलते हैं, कहीं उनको गद्दी बोलते हैं, हिमाचल में, कश्मीर में उनको बकरवाल बोलते हैं, इस जगह पे उनको कुरुबा बोलते हैं। इनका नाम कुरुबा है। जो चीज़, और यशपाल सत्य जी जो है जिन्होंने शिविर में काफ़ी काम किया, उनके बेटे हैं हर्ष सत्य। हर्ष और मैगी हमारी काफ़ी दोस्ती है, पर वो परंपरा का को समझ रहे हैं, मैं जीवन विद्या को समझ रहा हूँ। पर हम दोनों की बातचीत हुई कि कुछ समाज में कुछ सार्थक चीज़ों पर एक साथ फिल्म बनाते हैं। ऐसे हमने एक जॉइंट दोस्ती के लिए एक प्रोजेक्ट को हमने सोचा। तो तब उसने मुझे इनके बारे में बताया, और हमको लगा कि समाज में जो कुछ अच्छे लोग हैं
भाई ये मैं 2017 में शुरू किया, 2022-23 में ख़त्म हुई। अभी 1.5 साल पहले फिल्म बनी है अभी, पर बनने में कोरोना आया तो लगभग 4-5 साल हमको लग गया बनाने में, फंड्स नहीं थे, कई सारे थे। तो ये लोग ये घुमंतु जातियाँ हैं, इनका एक गांव है, पर ये लगभग जून में भेड़ बारिश सह नहीं पाती, तो ये भेड़ को लेके आगे चलते हैं और भेड़ संकेत देती है कि बारिश आने वाली है। ये उस संकेत भेड़ को देख के पहचानते हैं और भेड़ फिर खड़ी होती है और उसमें हलचल दिखती है इनको, और ये लोग फिर बरसात के आगे चलते हैं। भेड़ को देखते हुए चलते हैं तो बरसात कम से कम इनके 7-8 दिन पीछे रहती है। ये चीज़ ये प्रकृति को पकड़ना समझ चुके हैं, और ये लोग बादल को भी देख के अच्छे से पहचानते हैं। बेलगांव से ये ऊपर जाते हैं दक्कनी पठार की तरफ, जो एक सूखा इलाका है। उसके बीच में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में ये बहुत जंगल के इलाकों से जाते हैं, जहाँ बहुत अंदरूनी गांव है, ये वो है, कई सारी चीज़ें। और इन सब के रूट सेट हैं, 400 ये 800 1000 1500 भेड़ लेके ये कई सारे ये लोग जाते हैं, कुर्बर लोग, और इनकी अलग अलग टोलियाँ अलग अलग गाँव के हिसाब से जाती हैं, और इनके रूट सेट हैं। जो मुझे बहुत सुंदर इनका लगा कि भेड़ दिन में जंगल जाती है, जंगल में जाके ये घास खाती है। नीलकंठ मामा ने गिने कि ये 26 प्रकार की घास और ये वन औषधियाँ हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जो ये घास खाती है। उन्होंने सबको मार्क किया है, मार्वेल का कभी कुछ दिखाऊंगा आपको, उसमें आता है ये 26 प्रकार की वन औषधियाँ खाती है। वन औषधियाँ खा के इनमें से कुछ वन औषधि इनके दूध को बढ़ाती है, कुछ इनके मांस को बढ़ाती है, कुछ इनकी ताकत बढ़ाती है। और ये लोग ये भी मानते हैं कि चलता हुआ जानवर बहुत स्वस्थ रहता है। ये जंगल का पानी पीते हैं, जंगल में घास खाते हैं, और भेड़ खुद पहचानती है क्या घास खाना है। फिर ये वापस आते हैं एक खेत पे, जहाँ पे भेड़ वालों की एक टीम किसान से बातचीत करती है। ये लोग 700-800 साल से ऐसे निकलते हैं, और किसान बरसात के पहले इनका वेट करते हैं, वो खेत को जोत के रखते हैं, और ये भेड़ रात को 800 भेड़ 1 एकड़ पे बैठती है या आधे एकड़ पे बैठती है। 1 एकड़ पे जब 800 भेड़ रात को बैठती है, उसकी गोबरी से अगले 2 साल तक उस मिट्टी में कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज मुझे ये बात लगी कि, और अब देखिए इसमें 0 रिसोर्स है, एक आधुनिक चीज की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी। जंगल से 27 प्रकार की घास खाएं, उससे उसकी गोबरी काफी वो हो जाती है, और आके 800 भेड़ रात को बैठती है। और फिर एक किसान का 5 एकड़ है, तो आज रात को यहाँ बाड़ा बनाएंगे, अगला यहाँ बाड़ा, अगला यहाँ बाड़ा, यहाँ बाड़ा। 4 दिन में 800 भेड़ इस पूरे खेत को गोबरी डाल के, अब भेड़ वालों किसान का एक संबंध है, फिर ये आगे जाएंगे 10-15 किलोमीटर, एक दिन में भीड़ इतना चलती है, या 20 किलोमीटर, फिर वहां जाके एक और बाड़ा करते फिर ये लेके जाते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। ये फिर से घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि परंपरा बदल चुकी है, वो इतना जरूरी नहीं लगा। पर मुझे ये लगा कि प्रकृति के साथ के संबंध को देखकर अगर हम करते हैं, तो ये इसमें कोई वेस्ट नहीं है, कोई शोषण नहीं है, और जहाँ ट्रैक्टर और केमिकल फर्टिलाइजर जाता है वो भी नहीं है। तो इसमें कई सारे किसान से हमने बातचीत भी करी, तो वो कहते हैं कि अगर ये गोबरी आ गया तो हम कुछ नहीं करते, अभी फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिया, उसके बाद चीज़ें आ गई। इस फिल्म को मैंने इसलिए भी बनाया कि जानवरों का रोल अभी शहर में मांस या मीट का रह गया है। जानवर को लगभग हमने उस अवस्था को अपने जिंदगी से बाहर कर दिया। खेत में ट्रैक्टर आ गए, और जानवर जब, और बड़ा चीज आजकल हार्वेस्टर का है, हार्वेस्टर ऊपर 8 इंच तक काटता है। पहले जानवर उसको खाते थे, भेड़ को एक खेत पे छोड़ देते हैं, तो अगर भेड़ में छोटे छोटे घास फूस रहते हैं, या जो कटाई के बाद हार्वेस्टर का रहता है, पहले जो हाथ से काटते थे छोटे छोटे रहता था, और भेड़ और बाकी जानवर उसको पूरा चट कर जाते थे, ये लगभग बचते नहीं थे। तो कह रहे कि कई सारी चीजें जानवरों के हटाने से खेत से बहुत सारी और चीजें ये गड़बड़ियां हो गई हैं। तो इसलिए इस फिल्म का नाम हमने रखा भेड़ चाल। भेड़ चाल इसलिए रखा क्योंकि ये माना जाता है कि भेड़ अंधाधुंध चलती है, और हम कहते हैं कि भेड़ तो बहुत समझदारी से चलती है, शायद मानव अंधाधुंध चल रहा है। तो ये फिल्म में 2 लोगों के साथ हम लोग लगभग कुछ समय चले, इनको फॉलो किया अलग अलग जगह पे, और फिर इनके घर में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब घर में इनका ग्रेनाइट आ गया, ये आ गया, आगे वाले बच्चे बोल रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, तो जो भी वो है,
पर नीलकंठ मामा का एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कि उनका प्रकृति पे बहुत विश्वास है। उनको लगता है कि प्रकृति को साथ लेके चलना चाहिए। अब मैं कुछ कुछ क्लिप आपको दिखा देता हूँ, जो हिंदी वाले कुछ क्लिप है वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि तो ये हम लोग दक्षिणी पठार के साथ हैं और ये वजीर है, उसकी ये भेड़े आ रही है। जी, ये वजीर एक कैरेक्टर है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ अभी। वैसे भैया ये परंपरा हिमाचल में अभी भी है, गद्दी की। और वहाँ पे आपके जो भेड़ चराने वाले हैं ना, किसानों से पैसा लेते हाँ भैया। हैं और किसान वहाँ पे रुकने का इनके लिए रात को खाने वाने की व्यवस्था करते हैं। हाँ भैया। तब ये रुकते हैं। तो भाई इनका जो परंपरा हर जगह है वो यही वाला है कि इनको किसान दाल देते हैं या चावल देते हैं। आजकल फिर पैसा देना शुरू कर दिया। तो हिमाचल में गद्दी है, कश्मीर में बकरवाल है, ये इनको कोरवा कहते हैं, महाराष्ट्र में धनगर कहते हैं, राजस्थान में मालधारी कहते हैं। अभी भी 6-7 समुदाय हैं जो बचे हुए हैं। गद्दी उनमें से अच्छे समाज है एक। खत्म हो गए, बहुत कम बचे अभी। तो अभी एक बस में मामा की कहानी तो काफ़ी बड़ी है और एक ये बता रहे हैं जी। ये दोनों भेड़ वाले हैं, दोनों दूसरे को जानते हैं, एक साथ चलते। मामा का कहानी ये है कि मामा बहुत फेमस शेफर्ड है। वो कीनिया जाके भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और वो बहुत ही शानदार बोलते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, देश विदेश में घूम चुके हैं और ये बहुत अच्छे शेफर्ड रहे, बहुत ही अच्छे। 70 साल शेफर्डिंग की है। इनके चारों बच्चों ने शेफर्डिंग करने से मना कर दिया और जो एक बच्चा करता था, एक बेटा, वो 24-25 साल का था। जब एक दिन रात को एक ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ गया और वो खत्म हो गया। उसके बाद इनको अपनी भेड़ बेचनी पड़ी, जो उनके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी। बहुत परेशान हुए, पर इनको लगा कि अच्छी चीज़ है। तो अब ये चलते हैं लोगों को समझाने के लिए कि चलता हुआ भेड़ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक थोड़ा एक शॉर्ट दिखा देता हूँ इसमें कैसे भेड़ बाड़े में आती है। इसमें ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि कैसे भेड़, हम लोग जून के मौसम में यहाँ आ जाते हैं और हम लोग यहाँ आके अपनी भेड़ों को बिठाते हैं। ನಮಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದಿಂದ ಮಳೆ ಬಹಳ ಹತ್ತದೆ ಬೆಳಗಾವ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪರಿಸರವು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮದು ಗುಡ್ಡ, ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಕುರಿಗೆ ಕೆಸರು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಉದಗಾಸ, ಮಳೆಗಾಸ, ಕೌದಿಗಾಸ, ಅಡಿಕೆ ಕಸ, ಗಜರಿ ಕಸ, ಇಂಥವು ಅನೇಕ 27 ಥರದ್ದು ಬರೀ ಭೂಮಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇವು ಬರ್ತದ. ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದು ಹೊಂದಿಗೆ ಇದಾವೆ. ಆ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕುರಿ ತರಬ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕುರಿ ತರಬ್ಮೇಲತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಬ್ತೇವೆ.
अभी बस मैं एक दो क्लिप आपको दिखाता हूँ, भी फिल्म लंबी है, धीरे धीरे उनके क्या क्या आजकल हो रहा है उनमें, ये सब चल रहा है, किसान के साथ बातचीत चल रही है। फिर आजकल बहुत दिक्कतें आ रही है, पैसा ठीक से नहीं मिल रहा, लोग तंग कर रहे हैं, नदियाँ बदल गई, नाले बदल गए, जैसे ये यहाँ से यहाँ जाते हैं, अभी यहाँ हाईवे बन गया, अब इनको यहाँ से यहाँ जाने के लिए हाईवे में यूटर्न कहाँ का होता है, 10 किलोमीटर अभी वहां जाएंगे यूटर्न लेके वापस आएंगे, गाड़ी में 5 मिनट लगता है, इनको 4 घंटे लगते हैं। छोटी छोटी चीज, इसलिए आप देखेंगे आजकल एलिफेंट कॉरिडोर, हिप्पोपोटामस कॉरिडोर, सब जानवरों के जो नेचुरल जाने के तरीके थे, कह रहे रेलवे लाइन और हाईवे उनको ब्लॉक कर दिया, तो अभी नए तरीके से वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो छोटी चीज़ों को किया, और एक बहुत मतलब बहुत सारी समस्या में जो जान रहा उनको आई धीरे धीरे। इसमें क्या हुआ, फिर सरकार ने कहा कि आप शीप फार्म बना दो, अभी जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप शीप फार्म बना दो, शीप को एक जगह पे रखो, कटा हुआ घास दो, 27 घास से कह रहे कटा हुआ घास, है ना। तो मैं ये एक पार्ट प्ले करता हूँ जिसका ज्यादातर हिंदी में है, एक गद्दे शीप फार्म करके जहाँ पे भेड़ को वहाँ रखा हुआ है, इसमें शीप फार्म मतलब एक घेरे में, और वहाँ पे उसको घास खिला रहे हैं। तो मामा की उनसे बातचीत होती है, और मामा कहते हैं कि क्यों भेड़ को चलना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, और फिर थोड़े हिंदी में कुछ बातचीत करते हैं वो एक, तो उसको मैं प्ले कर देता हूँ, अच्छा है काफी वो। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಕರೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಸಿ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ। तो मामा के साथ हम लोग एक शीप फार्म देखेंगे। ये 5 मिनट का क्लिप है, इसको दिखाया तो उसको रोक सकते हैं, पर ये देख सकते हैं एक बार। शुरू में कन्नड़ है, फिर हिंदी हो जाएगा। ಎಲ್ಲ ಡೆದ್ರು ಓಡ್ತಾವೆ ಕಾಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೂಕ ಮಾಡೇನು ತೂಕ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ತೂಕ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡತ್ತೀರಿ? ಈಗ 300ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 400 ಮಟ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಮರಿ ತಾಜಾ ಮರಿ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಈಗ ಹಲ್ವಾದ್ದು ಅವು ಇವು ಇರ್ತಾವೆ 300 ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಚಲೋ ಜವಾನ್ ಕುರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 3.5 ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 400 ಕೊಡತ್ತೀರಿ? 400 ಕೊಡ। जो पहला जो जंगल था, खेती था, किसान भाई जो थे जो कम करते थे, अभी क्या हुआ है, सिटी बहुत बड़ा हो रहा है, खेती कम हो रहा है, जो जंगल पड़ा है वही उठा के उसी को हरियाली खेती कर रहे हैं किसान भाई, इसलिए इनको खाने के लिए चारा कम हो रहा है। वो कम ज़्यादा कैसा करेंगे, ये हमारे दिमाग में आया, और हमने ये एक मार्ग उनको दिखा रहा है। ये मार्ग दिखाने से मेरे ख्याल से करेक्ट फिट हो जाएगा, क्योंकि ये कम जगह में ज़्यादा भेड़ बकरी इधर रख सकते हैं, सबको लाभ है इसमें, एक किसान को भी लाभ है और फर्म वाले को भी लाभ है और भेड़ को भी लाभ है। अभी जो कर रहे हैं वो पैसा आता है उसको, ये सभी को मालूम हो गया है। पहले से जो है वो धार्मिक है, तो एक हमारे को ऐसा सोच लगता है, घूमते रहने वाले में और फार्म में रहने वाले जो गुणवत्ता है उसमें थोड़ा सा हमारे को देखभाल करे तो हमारे को जरा फर्क होता है। दूध में फर्क हुआ है, मीट में फर्क हुआ है, और उसके गोबरी में ही थोड़ा सा फर्क हुआ है। दिमाग वाले जो होते वो सभी मर गए थे, हमारे उम्र से जो है वो सभी गुणवत्ता का अभ्यास कर रहे थे। वो पहले का मेरे को ख्याल आता है
ये तो जमीन बहुत अच्छी, एक भेड़ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जमीन थी। सभी घास, ये सभी किसानों इसको उठा दिए और उसमें जारी बना दिए। घास, पशु की घास मिलने की जगह मानव के रोटी खाने के लिए जारी बना दी। और अपनी जमीन सभी पहले से परंपरा भेड़ वाले है। सच अपने भेड़ के लिए जमीन कोई भेड़ वाला नहीं लिया। तो क्यों? तो किसानों जब चराने देता है, उसके साथ हम रहते हैं, वो चराने देता है तो हमारे को उसकी तकलीफ नहीं हो गई। तब किसानों तब बोलता था ए, तुम्हारी जगह लेकर तुम चराओ कहता था, तो हम भी जगह लेते थे, बड़ी बड़ी जगह हम भेड़ के लिए चराने के लिए। वैसा नहीं है, किसान ने अपने साथ रख लिया और अपने खेत में बैठा के वो चराओ और हमारे खेत में बैठाओ, तुम्हारे को पेट को जारी चावल देते। ऐसे से ये भेड़ का व्यवसाय चलते आया है। उसके लिए अब क्या करना है? तो बंदिस्त फार्म करना है, ऐसे बोल देने सरकार बोल देता है। तो बंदिस्त फार्म करे तो उसको ऐसे घूमते घूमते खाने वाली घास नहीं मिलती है। उसको जो तुम मानो भाता है काट के, वो उतना मिलता है, तैयार करता है घास। वही उसका नाम है इंग्लिश घास करके, वो घास आता है, ज्यादा जल्दी आता है। तो वैसे भी गुणवत्ता नहीं करके क्या करना है, ये अगले का भविष्य हमारे को क्या नहीं समझता है। तो अगले का भविष्य ऐसा समझता है कि आदमी ने जो करता है वो होता है, निसर्ग ने जो कर दिया है वो सभी खत्म हो जाता है, जो आदमी बनाता है वो तैयार होता है। तो ये फिल्म का एक क्लिप है जो फिल्म का मेन इशू भी है। अभी ये वाला थोड़ा आपको मैंने इसलिए प्ले किया, हिंदी वाला भी, क्योंकि अभी हिंदी सबटाइटल्स आए नहीं सबके। और मेन है कि खेती का पैटर्न चेंज हो गया। खेती में पहले पशु की जगह थी, अब वो पशु की जगह नहीं रही। और ये लोग भी जो खेत को देख, और नीलकंठ मामा का बड़ा उद्देश्य ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि मानव का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आगे मामा एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, है ना, और एक कॉन्फ्रेंस में जाके बैंगलोर की कॉन्फ्रेंस में यही बोलते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा अनेक नमूने से रोग को बनतो कि सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि मानव का स्वास्थ्य खराब हो गया क्योंकि केमिकल आ गए, ये आ गए। और ये कह रहे हैं कि नेचर की एक प्रक्रिया, एक पद्धति, उसके साथ रहते तो हम ठीक रहेंगे, साथ में रहते तो ठीक नहीं रहेंगे। तो उनकी, और हम जब शीप फार्म पे गए थे तो उस पर मामा बहुत उनको खराब लग रहा था वो देखकर। तब एक घास के एरिया में उनके गांव के पास में गया और मैंने बस कैमरा ऑन कर दिया और कैमरा छोड़ दिया, और वो ये सारा जो उन्होंने बोला वो खुद उनके अंदर जो भाव आ रहा था वो उसको उन्होंने बोला। और उन्होंने खुद ही बोला कि पशु खाने की जगह पे मानव के रोटी खाने की जगह बना दी। और एक लाइन उन्होंने बोली कि ये मुझे ऐसे दिखता है कि जो प्रकृति करती है वो नहीं रहता है, जो मानव करता है वो रहेगा। यहाँ मानव का मतलब है जो अमान्यता वाला है ना, वो वाला नहीं है। तो ये मुझे लगा कि अच्छे बिंदु थे। और शहर में लोगों को काफ़ी अच्छी लगी है फिल्म, क्योंकि इनके जीवन, अभी तो मेरे को छोटा क्लिप दिखा है, उनकी पूरी जीवन शैली, कैसे जाते हैं रात को, उनके चुटकुले, इनकी लड़ाइयाँ, बातचीत, ये वो सब। और लास्ट में इनके घर पे क्या हुआ। अभी इनके बच्चे के ये है कि अगर कोई भीड़ वाला बनता तो कोई शादी नहीं करेगा। ये सब मनरेगा में गड्ढा खोदते हैं, ड्राइवर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, है ना। तो धीरे धीरे परिवर्तन तो आएगा ही, पर ये फिल्म दिखाने के पीछे उद्देश्य था कि प्रकृति के साथ अगर हम, तो जो इसको इसलिए भी बनाई थी कि अगर लोगों को दिखे कि प्रकृति के साथ एक संबंध है, स्पेशली जो लोगों को बिल्कुल इसका एक्सपोजर नहीं है, तो जो भी आगे भविष्य बनाते हैं वो इसको जोड़ के बनाएंगे।
वो प्रकृति के साथ और मानव के स्वास्थ्य को जोड़ के बनाएंगे। तो उसके ऊपर ये फिल्म है। तो अभी काफ़ी फिल्म फेस्टिवल में चल रही है ये। इस फिल्म में मैंने एक प्रयोग किया, मैंने इस फिल्म में धर्म शब्द को लाया 2-3 बार। और मैंने शुरू में लिखा कि मैंने लिखा लक्ष्य के बारे में लिखा जो आपने पढ़ा, लास्ट में मैं धर्म शब्द को फिर से लेके आया। वजीर ने भी बोला, मामा ने बोला कि ये हमारा धर्म है, और धर्म को मैंने इस फिल्म में एंड में प्रयोजन या पर्पस से जोड़ा। और मैं देखना चाह रहा था क्योंकि धर्म शब्द अभी हिंदू या मुसलमान धर्म से जुड़ता है, और मैं देखना चाहता था कि धर्म को क्या हम खोल सकते हैं, क्या ये फिल्म के द्वारा थोड़ा सा खुल सकता है। और मैंने जहाँ भी फिल्म दिखाई लोगों को धर्म शब्द का यूज़ बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आधुनिक जगह पे या लेफ्ट की जगह पे शायद होता है कि लोग धर्म का विरोध करें, तो वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। और मैं ये चाह रहा था कि लक्ष्य और धर्म एक बड़ी चीज़ है, उसके बिना व्यक्ति का जीवन खाली है, उस दृष्टि से उसको बनाएं। तो इसीलिए वो भेड़ चाल पूरी फिल्म बनी। क्या समय बहुत हो गया है, मैं चाहता कि थोड़ा आपको क्लिप दिखा दूं, है ना। तो आज का बस यही था कि थोड़ी कुछ सार्थक फिल्में कुछ ऐसे मान्यता चलती है उसको, और भेड़ चाल की कुछ क्लिप्स मैंने दिखा दी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक फिल्म एक बड़ी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई, शायद अवार्ड मिले ना मिले, पर ये फिल्म जहां हम दिखा रहे हैं उसके बाद 1-1.5 घंटे की लंबी लंबी चर्चाएं चल रही हैं, वो एक बहुत अच्छा रहा। और देहरादून में अभी एक व्यक्ति ने जो मुझे एंकर कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि मध्य दर्शन कौन है, नागराज जी कौन है, और 20-25 मिनट उसकी बातचीत शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि कुछ ऐसी फिल्में बने जो जीवन विद्या के पहले समीक्षा वाला पार्ट लोगों के लिए बन पाए। एक क्विट थैंक यू भैया, बहुत ही शानदार। तो मैं सोच रहा था कि सब निकले उससे पहले 1-1 मिनट का 3-4 लोग अपनी अपनी फीलिंग्स, क्योंकि भैया ने इतना बढ़िया सुंदर काम किया है, तो जो भी एक्चुअली दिल से भी जो बोलना है, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, भैया को वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, हाथ उठा के 2 मिनट दीदी, 2 मिनट। भैया नमस्ते। हम तो वो जो ऐड दिखाया था, एडवर्टाइज, बचपन से देख रहे थे, पर ऐसा एकदम पर्टिकुलर उसमें ऐसा कभी ध्यान ही नहीं गया। ऐड है, हमने सुन लिया, गा लिया, चला गया। आज जब गया ना, तभी विद्या से जुड़े, तब वहाँ पर वो कनेक्ट कर पाई कि मतलब क्या मूल्य है, क्या भाव है, और किस पर्पज से उसको दिखाया। आज यहाँ मैं कनेक्ट कर पाई। जीवन विद्या करने वाले लोगों को लास्ट में आपसे बुलवा लेंगे, मीनाक्षी भैया लोग हैं। बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से मतलब फिल्म मेकिंग को भी मैं देख पाई, और इतना बारीक बारीक बातें जो थी वो काफ़ी गहराई से जुड़ा। और वो जो चित्रण वाला आपने बोला, तो वो लगा कि काफ़ी सारा, क्योंकि स्कूल में अभी हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम चल ही रहा है, तो उस तरह से मैं उसको काफ़ी सारा जुड़ा मेरे को, कि किस तरह से ये चित्रण उस छोटी एज में ही यदि पहुंच पाता है, खुद में तो है ही बहुत ज़्यादा, तो वो खुद के लिए भी दिखा और दूसरों तक डिलीवर करने के लिए भी, बच्चों के लिए खास करके शिक्षा में, तो वो बहुत शानदार, गजब, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल में अब फिल्म और मीडिया और ये एडवर्टीजमेंट हम लोग जीवन विद्या में अब ला ही रहे हैं ना, तो जो लोग इसको देख रहे हैं, तो एक नया आयाम है जो अब आप तो उसके एक्सपर्ट ही हैं। और कौन जोड़ेंगे? मंजित भैया जोड़ेंगे। क्या भैया, इससे ना एक थोड़ी सी दृष्टि खुलने वाला भी मामला बनता है। अभी तक हम लोग जो ऐड देखते थे ना, तो उसके ऊपर फोकस जो था वो वस्तु पे रहता था कि क्या है, कि इसको लेना है या नहीं लेना है, पसंद है नहीं पसंद है। लेकिन उस ऐड के पीछे का मर्म जो है वो आपके कहने से समझ में आया कि उसमें क्या 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 दिखाई देता है, उसको कैसे समझ में आना चाहिए। तो ये अपने आप में एक, मुझे लगता है कि हमारे लिए तो ये एक लेसन की तरह था, है ना। और बाकी ये जो भेड़ चाल है, ये तो मैं इसे, आपने तो मूवी में दिखाया है, मैंने हिमाचल में और उत्तराखंड में इसको देखा है। और मैं देखता था कि किसान जो है वो इंतज़ार करते थे इनका, कि ये कब आएंगे, और बाकायदा वहाँ किसानों में आपस में एक तरह से होड़ मच जाती थी कि ये पहले आके, जो इनकी गोबरी है वो जो फर्स्ट टाइम जो आके करेगी वो ज़्यादा उपजाऊ है बनिस्बत 4-5 दिन बीतने के बाद। तो इस तरह के भी वहाँ पे रहता था, काफ़ी यूज़फुल है। और मुझे लगता है कि ये अगर फिर से परंपरा में आ जाए तो अच्छा है।
मेरे को ये जो एडवर्टाइजमेंट वाली जो मूवी जो क्लिप्स आपने दिखाई है सारी, उन सभी के अंदर मतलब एक सिमिलैरिटी जो नज़र आ रही है, जो मैंने नोटिस की, कि हाउ दिस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज यूजिंग दिस मीडियम टू साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट पीपल फॉर प्रॉफिट। और मतलब जो मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है कि वो कितनी बारीकी से साइकोलॉजी को समझते हैं और सोसाइटल जो मान्यताएं हैं उन सबको यूज़ करके, और यूज़ के बजाय मेरे को कहना चाहिए मैनिपुलेट करके, और किस तरीके से वो प्रॉफिट के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अगर जो लोग देखते हैं इसको, जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हैं, उसके बाद अब हम इस स्थिति में आते हैं जिसमें हमको ये समझ में आता है कि ऐड देखने से हमारे पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका नेगेटिव प्रभाव से हम अपने आप को बचा पाएँ, वो थोड़ी सी एक अवेयरनेस बनती है। वो एक बड़ी अच्छी नोटिस हुई। इनफैक्ट भैया जो बोल रहे हैं ये तो बचने वाला बात है। जब वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम लोग भी इस मीडिया और फिल्म का जो हम चाहते हैं उसके लिए भी हम भी उसको राइट यूज़ करें। जब ये काम करता है तो उन लोगों के लिए काम कर रहा है, तो हम लोगों के लिए भी काम करेगा, है ना। मतलब हम लोगों के बीच में जाना चाह रहे हैं, क्षेत्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, कितना एनर्जी डालते हैं। अगर इन सब का उपयोग करेंगे तो बहुत क्विकली बहुत सारा कुछ जाएगा। जो 4 मिनट में 8 स्टोरी चल रही है, हमको भी वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो और कोई कुछ जोड़ेंगे? हाँ भैया जोड़ेंगे। हाँ ये तो उसमें है, रेडियो उसमें अच्छा, जिनको जाना है हम जाना शुरू कर सकते हैं। मैं एक यूथ की ओर से भी जोड़ना चाहूँगा। अधिकतर हम मूवीज़ या फिल्म्स या कुछ देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट छोड़ देते हैं, अब देखना पड़ेगा ध्यान से। और ये जो आपने दिखाया अपना फिल्म, जो उसमें मैंने समझा कि यूथ के लिए भी एक ऐसा पार्ट है कि दृष्टिकोण चेंज करने वाला, कि हम कैसी फिल्में देख सकते हैं या कैसे देखते हैं, या जो चीज़ें पिछड़ी में छूट गई हैं, या भेड़ की हमें अहमियत क्या होती है, ये सब जानकारी की पार्ट है। ये थोड़ा ठीक है। धन्यवाद। मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं। तो आप सभी लोग 10:15 तक टिके हुए हैं, आप सभी को धन्यवाद। निश्चित ही आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जिनसे भी मिले इस सेशन के बारे में बताइएगा। रिकॉर्डिंग भी है, शायद रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और भैया को आभार। 10:15 तक सुनने वालों को कब आप निकलने वाले? कल दोपहर। कल दोपहर को, तो कल दोपहर को भैया निकल जाएंगे, तो दोपहर तक का क्लास है। उसके बाद ठीक है, गुड नाइट। कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। नमस्ते।